हालो सीजन 1 एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपको हालो यूनिवर्स के 2 लाख सालों की स्पेस वॉर की कहानी को आसान तरीके से जानना है तो मैंने हालो यूनिवर्स के ऊपर बिफोर यू वॉच का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एपिसोड शुरू होता है ईयर 2552 से और हम प्लेनेट मैड्रिगल के एक आउटपोस्ट को देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बुक और गेम के अंदर मैड्रिगल प्लेनेट के लोग यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट से अलग होकर इंडिपेंडेंट प्लेनेट बनाना चाहते थे, लेकिन इनके प्लेनेट को ईयर 2528 में कॉवेनेंट ने प्लाज्मा बम्बार्डमेंट करके खत्म कर दिया था और इस प्लाज्मा बम्बार्डमेंट की वजह से मैड्रिगल प्लेनेट पर रहने वाले ह्यूमंस भी मारे गए थे। लेकिन सीरीज में कहानी को थोड़ा मोड़ा गया है क्योंकि बुक्स और गेम के अंदर ईयर 2552 तक ह्यूमन कॉवेनेंट वॉर फिनिश हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर सीरीज की कहानी ही 2552 से शुरू होती है। मैड्रिगल के रेबल ग्रुप का लीडर होता है जिन्हा और इसका सेकंड कमांड या राइट हैंड होता है विंजर ग्रेथ। जहाँ पर जिन्हा मैड्रिगल के लिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहता था, वहीं विंजर ग्रेथ यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन स्पेस कमांड के साथ समझौता करके सिर्फ बिजनेस करना चाहता था। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि मैड्रिगल के लोगों के साथ यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट कितना भेदभाव करती है या फिर यूईजी मैड्रिगल को कितना लूटती है। इन शॉर्ट विंजर एक करप्ट पॉलिटिशियन था जिसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। वहीं जिन्हा अपने लोगों के लिए लड़ने वाला एक अच्छा लीडर होता है, लेकिन जिन्हा के जिंदा रहते हुए विंजर अपनी असली इच्छाओं को बाहर नहीं लाता और जिन्हा हर तरीके से यूएनएससी के साथ पीस टॉक करने की कोशिश करता रहता है। और विंजर अपने पीस टॉक वाले ड्रामे को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि मानो वो जिन्हा की आजादी वाली बात से सहमत तो है मगर वो आजादी शांति से चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश के अंदर भी कुछ लोगों को लगता है कि आजादी चरखे से ली गई थी, लेकिन असलियत में आजादी के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक जिन्हा की तरह। और जो नेता जितना मीठा बोलता है या फिर मीठा बनकर दिखाता है वो उतना ज्यादा ही पीछे से अपने देश और अपने लोगों के ईमान को बेच रहा होता है, लाइक विंजर की तरह। अब हम देखते हैं कि मैड्रिगल के इस आउटपोस्ट पर जिन्हा के लोग विंजर को टीवी पर देख रहे थे और यहाँ पर भी विंजर पीस टॉक का ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जिन्हा के लोग पीस टॉक की बात सुनकर टीवी को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद हम जिन्हा को देखते हैं जो अपनी एक साथी से पूछता है कि मेरी बेटी क्वानहा कहाँ पर है। जिन्हा का सवाल सुनकर उसकी साथी उसे जवाब देते हुए बोलती है कि क्वान एक जगह रुकती कहाँ पर है, वो इधर उधर घूम रही होगी कहीं। लेकिन असल में क्वानहा अपने दोस्तों के साथ आउटपोस्ट के बाहर पास की पहाड़ी पर एक पौधे को खोज रही होती है जिसकी जड़ों में कुछ गोलियां होती थी और इन गोलियों के अंदर हाइड्रोजन का कुछ एलिमेंट होता था जिसकी वजह से इन्हें खाने पर नशा हो जाता था। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूएनएससी और कॉवेनेंट दोनों ही मैड्रिगल प्लेनेट के पीछे इसलिए पड़े हुए थे क्योंकि इस प्लेनेट पर ड्यूटेरियम नाम का एक नेचुरल मटेरियल मिलता है जो स्पेसशिप में एज अ फ्यूल के तौर पर यूज होता है। कॉवेनेंट के लोग ड्यूटेरियम को अपने पिंच फ्यूजन रिएक्टर्स में लगाते थे और ह्यूमंस इसको अपने शिप के फ्यूजन ड्राइव में लगाते थे। और क्योंकि कॉवेनेंट हो या फिर ह्यूमन हो, दोनों के लिए ही ड्यूटेरियम एक प्राइमरी फ्यूल सोर्स था, सो दे हैव नो चॉइस। अब हम देखते हैं कि क्वानहा जब अपने दोस्तों के साथ उन गोलियों को खाने वाली होती है तभी उसे दूर पहाड़ी पर कुछ चमकती रोशनी दिखाई देती है। क्वानहा रोशनी को देखकर जब उसके पास पहुंचती है तो वो देखती है कि एक बड़ा सा स्पेसशिप पहाड़ी पर उतरा हुआ है और वो जिस पहाड़ी पर उतरा हुआ है उसी पहाड़ी के ठीक नीचे एक गुफा के अंदर कुछ एलियन कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो शिप है ये कॉवेनेंट की एलिट सिविलाइजेशन का होता है और इस शिप को फैंटम बोलते हैं। अब इतने बड़े शिप को देखकर क्वान बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर भागते हुए अपने दोस्तों के पास आकर उन्हें ज्यादा कुछ ना बताते हुए बोलती है कि जल्दी आउटपोस्ट की तरफ चलो। और अब इससे पहले कि क्वान अपने दोस्तों को कुछ ठीक से समझा पाती, उससे पहले ही कॉवेनेंट की एलिट सिविलाइजेशन के लोग क्वान और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में क्वान के सभी दोस्त बुरी तरीके से मारे जाते हैं मगर क्वान छुपने में कामयाब हो जाती है। और अब क्वान छुपकर एक सिग्नल फायर करके आउटपोस्ट के लोगों को बता देती है कि कोई अननोन खतरा आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रहा है तो आउटपोस्ट को लॉकडाउन कर लो। सिग्नल को देखते ही जिन्हा और उसके लोग हथियारों को लेकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अब यहाँ पर क्वान भी आ जाती है जो अपने डैड जिन्हा को बताती है कि जो लोग आउटपोस्ट पे हमला करने वाले हैं वो यूएनएससी के सोल्जर नहीं है, वो कुछ और हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बुक और गेम्स के अंदर तो मैड्रिगल के लोगों को कॉवेनेंट ग्रुप के बारे में पता भी था और वो उन्हें देख भी चुके थे, मगर सीरीज के अंदर कहानी को थोड़ा चेंज करके दिखाया गया है कि सीरीज में मैड्रिगल के लोगों ने अब तक कॉवेनेंट के बारे में सिर्फ अफवाह सुनी थी और जिन्हा और उसके साथियों को लगता था कि यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट ने सभी ह्यूमन प्लैनेट्स को एक रखने के लिए कॉवेनेंट नाम का एक झूठा दुश्मन खड़ा कर लिया है जिसका असल में कोई अस्तित्व नहीं है। अब हम देखते हैं कि जिन्हा क्वान की बात सुनकर उसे बोलता है कि तुम सभी बच्चों को लेकर वॉल्ट में जाकर छुप जाओ और वहीं रहना, वहां से बाहर मत आना। और अब क्वान बाकी बच्चों को लेकर वॉल्ट में छुप जाती है और अब क्वान और बाकी बच्चों के वॉल्ट में जाते ही आउटपोस्ट पर 20 एलिट हमला कर देते हैं। एलिट के आउटपोस्ट पर हमला करते ही जिन्हा के लोग मूली गाजर की तरह निपटने लगते हैं और एलिट इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि इंसानों के हथियारों का एलिट पर कोई असर नहीं हो रहा था और इसी वजह से आउटपोस्ट के इंसान बुरी तरीके से मारे जा रहे थे। और अब जब लगभग सभी इंसान और सभी बच्चे मारे गए थे तभी वहां यूएनएससी का स्पेसशिप आ जाता है जिसमें से स्पार्टन्स निकलते हैं। यहाँ मैं आपको स्पार्टन टीम के बारे में भी बता दूं, स्पार्टन टीम का लीडर होता है मास्टर चीफ जॉन 117। मास्टर चीफ के साथी होते हैं सिल्वर टीम के लोग। सिल्वर टीम में 3 स्पार्टन्स होते हैं, रिज 028, काय 125 और वैनिक 134। स्पार्टन्स को कॉवेनेंट के लोग डीमन कहा करते थे। अब हम देखते हैं कि स्पार्टन्स के आउटपोस्ट में आते ही बाजी पलट जाती है और स्पार्टन्स एलिट्स को बुरी तरीके से मार रहे थे। जैसे नॉर्मल इंसानी वेपन्स का एलिट्स पर कोई असर नहीं होता था, वैसे
वैसे ही एलिट्स के वेपन्स का भी स्पार्टन्स के सूट पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब इस वॉर में स्पार्टन 20 के 20 एलिट्स को मार देते हैं, लेकिन क्योंकि स्पार्टन्स आउटपोस्ट पर लेट आए थे, इस वजह से क्वान को छोड़कर सभी 149 लोग मारे जाते हैं। एलिट्स को मारने के बाद मास्टर चीफ और उसके साथी उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां पर फैंटम होता है। अब यहाँ पर मास्टर चीफ वेनेक और रिस को फैंटम की जांच करने के लिए भेज देता है और खुद काई के साथ गुफा में चला जाता है। इस बीच अपने डैड की मौत से टूट चुकी क्वान भी स्पार्टन्स के पीछे पीछे पहाड़ी तक पहुंच जाती है। अब मास्टर चीफ के गुफा में पहुंचते ही उन्हें एक चट्टान के अंदर धसा हुआ ओल्ड टेक्नोलॉजी दिखाई देता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी फोररनर टेक्नोलॉजी होती है और सीरीज के अंदर अभी तक इंसानों को फोररनर या उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब जब मास्टर चीफ देखता है कि एलिट ने इस टेक्नोलॉजी को निकालने के लिए प्लाज्मा कटर का इस्तेमाल किया था और अब ये लगभग बाहर आ चुका है, अब लगभग बाहर आ चुके टैग को पूरा बाहर निकालने के लिए जब मास्टर चीफ उस टैग को छूता है तब अचानक से वो टैग एक्टिवेट हो जाता है और उस टैग के एक्टिवेट हो जाने की वजह से गुफा में बनी लाइंस के अंदर ब्लू लाइट जलने लगती है और उस टैग के सामने भी एक ब्लू कलर की रिंग बनने लगती है जिसके आसपास फोररनर लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। और क्योंकि फोररनर्स लैंग्वेज बहुत पुरानी थी तो इसलिए वहाँ क्या लिखा हुआ था ये कोई नहीं पढ़ पाता। फोररनर लैंग्वेज को सिर्फ कॉवेनेंट लीडर्स प्रॉफिट ही पढ़ सकते थे। अब टैग के एक्टिवेट होते ही मास्टर चीफ को उसके बचपन की यादें विजन के रूप में दिखाई देने लगती हैं जिनको स्पार्टन प्रोग्राम के दौरान मिटा दिया गया था। असल में किसी भी स्पार्टन को स्पार्टन प्रोग्राम में शामिल होने से पहले का कुछ भी याद नहीं था। इनफैक्ट स्पार्टन्स की फीलिंग्स, उनके टेस्ट बर्ड और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उनकी पीठ पर 2 प्लेट लगाई गई थी और इन प्लेट्स की वजह से ही वो बस एक मैन ऑन द मिशन वाली मशीन बनकर रह गए थे जिनका काम था ऑर्डर मिलते ही जंग के अंदर कूद जाना और दुश्मन का सफाया कर देना। लेकिन यहाँ मास्टर चीफ को न सिर्फ विजन दिखाई दे रहे थे बल्कि वो पहली बार इमोशंस को महसूस भी कर पा रहा था। और अब मास्टर चीफ को खोया खोया देख काई मास्टर चीफ को पकड़कर हिला देती है जिसकी वजह से मास्टर चीफ वापस से होश में आ जाता है। अब इन सब के बीच एक एलिट गुफा में छुपकर ये सब होते हुए देख रहा होता है और वो भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि कॉवेनेंट के लोग फोररनर टेक्नोलॉजी को ना तो यूज कर पाते थे ना उसे एक्टिवेट कर पाते थे। मगर ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आप मेरी बिफोर यू वॉच वाली वीडियो देख सकते हैं। अब ये सब देखने के बाद वो एलिट गुफा से बाहर भागने लगता है और भागते भागते खुद को इनविजिबल कर लेता है जिस वजह से जब वो गुफा से बाहर आता है तो वो क्वान से टकरा जाता है और क्वान का सर पत्थर पे लगने की वजह से वो बेहोश हो जाती है और इनविजिबल हुआ एलिट भी अपने फैंटम को लेकर वहां से भाग जाता है। एलिट के वहां से भागने के बाद मास्टर चीफ अपनी टीम को एक अलग शिप से प्लेनेट रीच के यूएनएससी हेडक्वार्टर फ्लीटकॉम पर वापस जाने के लिए बोलता है। ऑर्डर मिलते ही सिल्वर टीम फ्लीटकॉम की तरफ निकल जाती है और उनके जाने के बाद मास्टर चीफ भी फोररनर टैग और बेहोश क्वान को अपने शिप में डालकर फ्लीटकॉम की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम प्लेनेट रीच के फ्लीटकॉम को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हाईटेक सिटी होती है। फ्लीटकॉम में हम डॉक्टर कैथरीन हॉल्जी को देखते हैं जो मास्टर चीफ के हेलमेट पर लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रही होती है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग देखते हुए उसे फोररनर टेक्नोलॉजी दिखाई दे जाती है और जब वो उस फोररनर टेक्नोलॉजी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे फोररनर टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता था और अब वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी उस फोररनर टैग के फ्लीटकॉम तक पहुंचने का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर कैथरीन स्पार्टन प्रोग्राम की हेड होती है और सभी स्पार्टन्स के लिए डॉक्टर कैथरीन माँ की तरह होती है। स्पार्टन्स के लिए पूरी दुनिया एक तरफ, डॉक्टर कैथरीन एक तरफ। डॉक्टर कैथरीन के ऑर्डर्स स्पार्टन्स के लिए यूएनएससी और यूईजी से भी बड़े होते हैं। इन शॉर्ट जो भी ऑर्डर डॉक्टर कैथरीन स्पार्टन्स को देती थी वो उनके लिए पत्थर की लकीर और फाइनल डिसीजन होता था और स्पार्टन्स भी अपनी सभी प्रॉब्लम्स को लेकर अपनी माँ डॉक्टर कैथरीन के पास ही जाते थे। अब जब डॉक्टर कैथरीन रिकॉर्डिंग को देख रही होती हैं तब उनकी लैब में फ्लीटकॉम की एडमिरल पेरेंटगॉस्की आ जाती है। एडमिरल पेरेंटगॉस्की के डॉक्टर कैथरीन के लैब में आते ही डॉक्टर कैथरीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है। अब हम देखते हैं कि एडमिरल डॉक्टर कैथरीन से नाराज होते हुए बोलती हैं कि मैड्रिगल में 150 रेबल्स की मौत तुम्हारे स्पार्टन प्रोग्राम के लिए एक अच्छी इमेज नहीं बनाते और एक बचे हुए सर्वाइवर से तुम्हारी मुश्किलें आसान नहीं होने वाली क्योंकि सिक्योरिटी कमेटी मौका ढूंढ रही है तुम्हारे स्पार्टन प्रोग्राम की फंडिंग रोकने के लिए। डॉक्टर कैथरीन एडमिरल की बात को सुनकर उसे बताती हैं कि हमें मैड्रिगल पे कुछ मिला है और ये नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं है, ये कुछ अलग है, कुछ अनोखा है, ऐसा जो अब तक हमने कभी नहीं देखा। एडमिरल डॉक्टर कैथरीन की बात को सुनकर उसे बोलती हैं कि डॉक्टर हम सालों से कॉवेनेंट ग्रुप के खिलाफ लड़ रहे हैं मगर फिर भी हमें अभी तक ये नहीं पता चला कि हम इन एलियंस से कैसे लड़ें या फिर इन्हें कैसे ढूंढें या कैसे रोकें या फिर इनका मकसद क्या है और इन्हें चाहिए क्या। और अगर मैड्रिगल से आने वाली तुम्हारी वो अनोखी चीज इनमें से किसी भी सवाल का जवाब दे पाती है तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी कमेटी रेबल ग्रुप की मौत को भूल जाएगी और तुम्हारी फंडिंग को कंटिन्यू रखेगी। अब इसके बाद एडमिरल आगे बोलते हुए बोलती है कि यूएनएससी चाहती है कि सर्वाइवर लड़की से कोई फ्रेंडली पर्सन बात करे, कोई ऐसा जिसे मैड्रिगल लैंग्वेज आती हो और यहाँ पर मैड्रिगल लैंग्वेज सिर्फ मिरिंडा की को आती है। तो अगर मिरिंडा मैड्रिगल की उस सर्वाइवर से बात करे तो तुम्हें इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एडमिरल की बात सुनकर डॉक्टर कैथरीन उसे बोलती है कि मुझे इससे तो कोई दिक्कत नहीं है बट मास्टर चीफ जो भी एलियन टेक्नोलॉजी को लेकर यहाँ पर आ रहा है वो सबसे पहले जांच के लिए मेरे लैब में आएगा ना कि मिरिंडा की लैब में। एडमिरल डॉक्टर की बात सुनकर उसे बोलती है कि लेकिन एलियन टेक्नोलॉजी मिरिंडा का डिवीजन है, तुम्हारा नहीं। एडमिरल की बात सुनने के बाद डॉक्टर कैथरीन थोड़ा एटीट्यूड में बोलती है कि वो एलियन टैग जॉन को मिला था तो वो मेरी ही लैब में आएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एडमिरल दिक्कत है या नहीं ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मिरिंडा की डॉक्टर कैथरीन और कैप्टन जेकब की बेटी होती है और कैप्टन जेकब भी फ्लीटकॉम पर ही काम किया करते हैं। लेकिन डॉक्टर कैथरीन और जेकब हस्बैंड वाइफ नहीं होते, ये दोनों ईयर 2520
में स्पार्टन 2 प्रोग्राम के दौरान क्लोज आए थे, जिसके बाद मिरांडा की का जन्म हुआ था। और क्योंकि डॉक्टर कैथरीन अपने विजन और अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा फोकस थी, इसलिए उन्होंने मिरांडा को अपने डैड के पास पलने के लिए छोड़ दिया था। और कैथरीन के इसी व्यवहार की वजह से और अपनी बेटी को नजरअंदाज करने की वजह से मिरांडा हमेशा अपनी मॉम से नाराज रहती थी। अब इसके बाद एडमिरल एक दरवाजे पर लगे ग्लास के पार देखने के बाद डॉक्टर कैथरीन से बोलती है कि डॉक्टर, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कैथरीन एडमिरल की बात को काउंटर करते हुए बोलती है कि अगर आप ऐसे करोगे तो हम इस तरीके से तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और अब डॉक्टर कैथरीन की बात सुनकर एडमिरल उसे ये बोलकर चली जाती है कि डॉक्टर, आगे बढ़ना है या नहीं ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है, अपने दिमाग को सही जगह लगाओ, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। एडमिरल के जाने के बाद जब डॉक्टर कैथरीन उस रूम में जाती है जहां एडमिरल देख रही थी, तो हम देखते हैं कि एक बड़े से एग के शेप के स्लीपिंग चेम्बर के अंदर डॉक्टर कैथरीन जैसी दिखने वाली क्लोन सो रही थी। डॉक्टर कैथरीन ने इस क्लोन को एक एडवांस एआई की बॉडी के तौर पर बनाया था और इस एआई का नाम कोटाना होता है। अब इसके बाद हम स्पेस की एक अननोन लोकेशन पर कोवेनेंट के कमांड सेंटर यानी कि हेडक्वार्टर को देखते हैं, जिसे हाई चैरिटी कहा जाता है, जहां पर हम पहली बार प्रॉफिट मर्सी को देखते हैं, जो 3 प्रॉफिट्स में से एक होता है। प्रॉफिट मर्सी एक रूम में जाता है जहां एक ह्यूमन लड़की माके होती है। माके का कैरेक्टर गेम या फिर बुक के अंदर नहीं है, ये कैरेक्टर सिर्फ सीरीज के लिए ही बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट मर्सी माके को मेड्रिगल पर क्या क्या हुआ है ये बता रहा होता है, और साथ ही वो माके को ये भी बताता है कि जैसे तुम्हारे छूने से फोररनर टैग एक्टिवेट हो जाता है, वैसे ही एक स्पार्टन मास्टर चीफ के छूने से भी वो टैग एक्टिवेट हो गया था। और अब इतना बताने के बाद प्रॉफिट मर्सी माके को ये बोलकर चला जाता है कि हमने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि तुम इंसानों के बारे में हमें और जानकारी दे सको, तो जल्दी जल्दी उनके बारे में सभी बातें बताना शुरू कर दो। अब इसके बाद हम मास्टर चीफ के शिप को देखते हैं, जहाँ पर एक तरफ तो डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ से बात कर रही होती है, तो उसे पता चलता है कि मास्टर चीफ को उसके बचपन की यादें एज अ विजन के तौर पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि मास्टर चीफ को यह नहीं पता था कि ये विजन उसकी बचपन की ही यादें हैं। वहीं दूसरी तरफ मिरांडा की क्वान से बात करते हुए इसे इस बात के लिए मना रही थी कि वो मीडिया के सामने आकर ये बताए कि स्पार्टन्स ने उसकी जान बचाई और सभी एलिट्स को मार दिया। लेकिन क्वान मिरांडा की बात मानने से मना कर देती है और कहती है कि क्या होगी अगर मैं मीडिया के सामने आकर ये बोल दूं कि स्पार्टन ने ही हमारे लोगों को मारा है और तुमने मुझे इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि मैं तुम्हारे सपोर्ट में स्टेटमेंट दे सकूं। मेरे डैड यूएनएससी से आजादी के लिए लड़ रहे थे और मैं भी लड़ूंगी, मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी। अब क्वान की इस तरीके की बातें सुनकर यूएनएससी फैसला करती है कि वो आर्टिकल 72 का यूज करके क्वान को मार देगी। आर्टिकल 72 यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट को यह हक देती है कि मिलिट्री जंग के माहौल में शांति बनाए रखने के लिए किसी को भी मार सकती है और इस बात को छुपाया भी जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ के शिप में क्वान मास्टर चीफ से खाना मांगती है, तो मास्टर चीफ उसे खाना खिला देते हैं। खाना खाते खाते क्वान उसे बोलती है कि तुमको पता है हम पहले भी मिल चुके हैं, जब काफी साल पहले तुमने मेरी मॉम को मारा था। अब जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी अचानक से मास्टर चीफ के हेलमेट पर आर्टिकल 72 का ऑर्डर शो हो जाता है और साथ ही टारगेट का नाम और फोटो भी शो हो जाता है। और अब ये जानने के बाद कि क्वान टारगेट है, पहली बार मास्टर चीफ को किसी को मारने का मन नहीं हो रहा था, उसे ऐसा करने में कुछ गलत लग रहा था और इसलिए वो अपने स्पेसशिप की लाइव फीड को बंद कर देता है। और अब लाइव फीड के बंद होते ही एडमिरल जेकब की को ऑर्डर देती है कि वो अपने सोल्जर्स की मदद से मास्टर चीफ के शिप को शांति से फ्लीटकॉम पर लैंड करवाए और फिर मास्टर चीफ को अरेस्ट कर ले। ऑर्डर मिलते ही जेकब की मिलिट्री मास्टर चीफ को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ती है और अब साथ ही एडमिरल के ऑर्डर मिलते ही सिल्वर टीम भी अपने अपने सूट को पहनकर मास्टर चीफ को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर रास्ते में ही डॉक्टर कैथरीन सिल्वर टीम के ऑर्डर्स को बदल देती है और बोलती है कि फ्लीटकॉम ने तुम्हें मास्टर चीफ को मारने का ऑर्डर दिए होंगे, लेकिन मैं ये ऑर्डर्स बदल रही हूँ और अब तुम्हें मास्टर चीफ को हर खतरे से बचाकर मेरे पास लेकर आना होगा। मेड्रिगल में जो चीज तुम्हें मिली थी उसकी वजह से मास्टर चीफ के दिमाग पर असर पड़ा है और इसी वजह से वो इस तरीके की अजीब हरकतें कर रहा है, तो तुम्हें उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आना है ताकि मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढ के उसे ठीक कर सकूं। और अब स्पार्टन्स अपनी मॉम डॉक्टर कैथरीन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए मास्टर चीफ को सबसे सेफ रखकर उसे डॉक्टर कैथरीन तक लाने के लिए लैंडिंग प्लेस की तरफ निकल पड़ते हैं। अब क्योंकि मास्टर चीफ को पता था कि क्वान जैसे ही फ्लीटकॉम पर लैंड करेगी वैसे ही उसे मार दिया जाएगा, तो इसलिए वो ऑटो पायलट पर चल रही शिप को मैनुअल मोड में लाने के लिए शिप के कुछ सिस्टम्स को खराब कर देता है। और अब जैसे ही फ्लीटकॉम को पता चलता है कि शिप मैनुअल मोड में आ गया है, तो वैसे ही एडमिरल इस डर से मास्टर चीफ के शिप पर हमला करवा देती है कि कहीं मास्टर चीफ फ्लीटकॉम पर ही हमला ना कर दे। और अब जेकब को हमले का ऑर्डर मिलते ही जेकब सुपरसोनिक वेव वेपन को फायर करते हुए मास्टर चीफ के शिप को पूरी तरीके से बंद कर देता है, जिस वजह से शिप एक झटके में जमीन पर गिर पड़ता है। और अब शिप के जमीन पे गिरते ही जेकब की आर्मी शिप के डोर पर बॉम्ब लगा देती है। शिप के डोर पर बॉम्ब लगता देख सिल्वर टीम मास्टर चीफ को बचाने के लिए जेकब की आर्मी की तरफ गन पॉइंट कर देती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब मास्टर चीफ को बचने का कोई तरीका नहीं दिखता तो वो हवा में फ्लोट कर रही फोररनर टेक्नोलॉजी को इस होप से छूता है कि शायद उसे छूने से कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो वहां से बच के निकल सके। और अब हम देखते हैं कि मास्टर चीफ के फोररनर टैग को छूते ही वो टैग फिर से एक्टिवेट हो जाता है और मास्टर चीफ फिर से अपने बचपन में चला जाता है, जहां वो देखता है कि वो अपनी मॉम को उसी फोररनर टेक्नोलॉजी की ड्राइंग बना के दिखा रहा था जिस टेक्नोलॉजी को उसने अभी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। यानी कि इस फोररनर टेक्नोलॉजी और मास्टर चीफ के बीच कुछ ना कुछ लिंक जरूर था।
अपने बचपन के विजन्स को देखने के बाद जब मास्टर चीफ होश में आता है तब उस टैंक में से एक ब्लू कलर की वेव निकलती है जो पूरे फ्लीटकॉम के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को फेल कर देती है और साथ ही फ्लीटकॉम का पावर फेल भी हो जाता है और इसी के साथ वो फोररनर टैंक मास्टर चीफ के शिप को भी ठीक कर देता है। और अब शिप के ठीक होते ही जहाँ पहले शिप फ्यूजन ड्राइव से चल रहा था वहीं पर अब शिप फोररनर टैंक की वजह से चल रहा था और इसी वजह से जहाँ पहले शिप के बूस्टर्स में से निकलने वाली आग का कलर व्हाइट था वहीं इस आग का कलर अब ब्लू हो गया था। और अब जैसे ही पूरी शिप ठीक हो जाती है और मैनुअल मोड में आ जाती है वैसे ही मास्टर चीफ अपने शिप को फ्लाई करके उसे वापस स्पेस में ले जाते हैं। अब जहाँ मास्टर चीफ के फ्लीटकॉम से भाग जाने के बाद सभी लोग परेशान थे वहीं डॉक्टर कैथरीन का ध्यान इन सब बातों पर ना जाकर उसका ध्यान तो सिर्फ फोररनर टेक्नोलॉजी की वजह से मास्टर चीफ के शिप में आए बदलावों पर था, क्योंकि डॉक्टर कैथरीन को उस टेक्नोलॉजी के पीछे की पावर और उसके पीछे के इतिहास के बारे में काफी कुछ पता था। और अब मास्टर चीफ के फ्लीटकॉम से भाग जाने और डॉक्टर कैथरीन की खुशी के साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड शुरू होता है मास्टर चीफ जॉन 117 की स्पार्टन ट्रेनिंग के टाइम के फ्लैशबैक से, जहां हम जवान मास्टर चीफ को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड सोरेन 066 को गन पॉइंट पर लेकर उसे प्लेनेट रीच के यूएनएससी स्पार्टन ट्रेनिंग सेंटर से भागने से रोक रहा होता है और उसे वापस यूएनएससी चलने के लिए बोल रहा होता है। असल में होता यह है कि स्पार्टन प्रोग्राम के दौरान सोरेन का हाथ खराब हो जाता है और हाथ के खराब होने के बाद ही सोरेन को यह समझ आता है कि डॉक्टर कैथरीन स्पार्टन प्रोग्राम के जरिए उन्हें किलिंग मशीन बनाकर उनकी लाइफ को खराब कर रही है। अब ये सारी बातें सोरेन मास्टर चीफ को भी समझाता है और उसे उसके साथ चलने के लिए बोलता है। असल में पहले मास्टर चीफ भी सोरेन के साथ यहाँ से भागना चाहता था, मगर फिर एंड मोमेंट पर मास्टर चीफ के अंदर की वफादारी जाग जाती है और अब वो डॉक्टर कैथरीन को धोखा देकर वहाँ से भागना नहीं चाहता था। इसलिए मास्टर चीफ डॉक्टर कैथरीन से वफादारी निभाते हुए नियम के अनुसार भाग रहे स्पार्टन को पकड़ने के लिए या फिर उसे मारने के लिए गन पॉइंट कर देता है। लेकिन क्योंकि सोरेन उसका एक अच्छा दोस्त भी होता है तो इसलिए मास्टर चीफ गन नीचे करके सोरेन को बोलता है कि गन में टेक्निकल इशू की वजह से मैं गोलियां नहीं चला पाया और सोरेन यहाँ से भाग गया। इतना बोलने के बाद वो सोरेन को 5 मिनट देता है वहाँ से भागने के लिए और फिर इन 5 मिनट के अंदर सोरेन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम मास्टर चीफ के शिप को देखते हैं जो एफटीएल ड्राइव या फिर स्लिप स्पेस ड्राइव की मदद से स्पेस टाइम को बैंड करके स्पेस में लाइट की स्पीड से भी तेज जा रहा था। अब यहाँ क्वान मास्टर चीफ से पूछती है कि तुमने मुझे यूएनएससी के हवाले क्यों नहीं किया। मास्टर चीफ क्वान के सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं कि मुझे एक छोटी बच्ची को मारना सही नहीं लगा इसलिए। अब एक तरफ तो मास्टर चीफ कहीं जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कैथरीन और फ्लीट एडमिरल हुड मास्टर चीफ के भागने को लेकर बात कर रहे होते हैं। बातचीत में एडमिरल हुड डॉक्टर कैथरीन से पूछता है कि मुझे ये समझाओ कि मास्टर चीफ भाग कैसे गया। डॉक्टर कैथरीन जवाब देते हुए बोलती है कि मुझे लगता है कि जो चीज मास्टर चीफ मैड्रिगल से ला रहा था उसकी वजह से मास्टर चीफ के दिमाग पर असर हुआ है, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर कैथरीन की बात सुनकर एडमिरल उससे पूछता है कि तो वो चीज है क्या। डॉक्टर कैथरीन जवाब में बोलती है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या है, इससे पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। एडमिरल हुड डॉक्टर कैथरीन के जवाब को सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका जवाब डॉक्टर कैथरीन के पास ना हो। अब एडमिरल हुड डॉक्टर कैथरीन से पूछता है कि मास्टर चीफ के मिलने पर उसके साथ क्या करोगी। एडमिरल के सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कैथरीन बोलती है कि सिल्वर टीम गई है मास्टर चीफ को ढूंढने के लिए और मास्टर चीफ के मिलने के बाद उसके साथ क्या करना है वो मैंने और एडमिरल पेरेंटगोस्की ने सोच लिया है। अब डॉक्टर कैथरीन की ये बात सुनकर एडमिरल उससे बोलते हैं कि डॉक्टर तुम्हें पता है कि मैं इतनी ऊंची पोजीशन तक कैसे पहुंचा, क्योंकि मैंने बेकार के मामलों से खुद को दूर रखा और तुम्हें भी यही करना चाहिए। तो जो भी तुम्हारा प्लान है वो कमेटी को पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम सिल्वर टीम को देखते हैं जिन्हें यूएनएससी ने मास्टर चीफ के शिप की लोकेशन देकर मास्टर चीफ का पीछा करने के काम पर लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर स्पार्टन काय 125 को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अब उसके मन में भी मास्टर चीफ की तरह बगावती सवाल जन्म लेने लगे थे। उसे मास्टर चीफ की करंट मेंटल कंडीशन पर शक हो रहा था। वो ये सोच रही थी कि अगर मास्टर चीफ के पास हमेशा की तरह कोई प्लान है तो फिर यूएनएससी ने सिल्वर टीम को मास्टर चीफ का पीछा करने के लिए क्यों भेजा है। लेकिन अब कितने ही सवाल क्यों ना हो, मगर फिर भी सिल्वर टीम को यूएनएससी के ऑर्डर्स पर मास्टर चीफ का पीछा करने के मिशन पर जाना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लीटकॉम की कमेटी मीटिंग में जब सभी एडमिरल डॉक्टर कैथरीन से पूछते हैं कि अब फ्यूचर में हम मास्टर चीफ पर कैसे भरोसा कर सकते हैं या फिर तुम उसके ऊपर कैसे काबू पाओगी, तो यहाँ डॉक्टर कैथरीन स्पार्टन प्रोग्राम मास्टर चीफ और खुद को बचाने के लिए कोर्टाना एआई के बारे में सबको बता देती है और कहती है कि हम एक एआई पर काम कर रहे हैं जिसके अंदर ह्यूमन सिविलाइजेशन की टोटल जानकारी होगी। उसके पास ह्यूमंस का सारा ज्ञान होगा और इसी ज्ञान की मदद से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हमने कोर्टाना नाम दिया है वो जंग के अंदर सही फैसले लेगी और साथ ही हम इसकी मदद से सभी स्पार्टन्स की कैपेबिलिटी भी बढ़ा पाएंगे और ऊपर से हमेशा पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। मेरे इस प्रोग्राम में एडमिरल पेरेंटगोस्की भी मेरे साथ हैं और उन्हें इसके बारे में सब कुछ पता है। और अब कोर्टाना के बारे में कमेटी मीटिंग के अंदर बताने की वजह से एडमिरल पेरेंटगोस्की डॉक्टर कैथरीन से नाराज हो गई थी और उन्हें अब डॉक्टर कैथरीन पर लगाम लगाने के लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए था। अब क्योंकि एआई के लिए ह्यूमन क्लोनिंग करनी होगी और उसे फिर मारना होगा जो कि इलीगल था, तो इसलिए एडमिरल हुड एडमिरल पेरेंटगोस्की को आर्टिकल 3 के अंडर जंग जीतने के लिए इलीगल क्लोनिंग और क्लोन
ह्यूमन को मारने की परमिशन देकर चले जाते हैं और यहीं ये मीटिंग खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ का स्पेसशिप एस्टेरॉइड बेल्ट यानी कि एस्टेरॉइड के जाल में पहुंच जाता है। इन एस्टेरॉइड्स के जाल के बीच बहुत सारे एस्टेरॉइड्स को मिलाकर एक शहर बना हुआ होता है जिसका नाम रेबल होता है। बहुत सारे एस्टेरॉइड से मिलकर बने हुए इस रेबल नाम के शहर को सोरेन ने यूएनएससी से भागने के बाद बनाया था और वही यहाँ का बॉस होता है। रेबल के अंदर कोई नियम कानून या कोई सरकार नहीं होती और यहाँ रहने वाले लोग यूनिवर्स के छटे हुए बदमाश और भगोड़े होते हैं। इन शॉर्ट, जिन्हें पूरी गैलेक्सी के अंदर कोई सम्मान या जगह नहीं देता वो यहाँ पर आके बस जाते थे। सोरेन यहाँ पर अपनी वाइफ लायरा और अपने बेटे कैसलर के साथ इन्हीं चट्टानों में से एक चट्टान के अंदर बने हुए बेहतरीन घर के अंदर रहता है। लायरा गैलेक्टिक नाम के एक प्लेनेट की प्रिंसेस होती है और जब लायरा बहुत छोटी थी तब कोवेनेंट ने इनके प्लेनेट पर हमला कर दिया था और इस हमले में लायरा की फैमिली भी मारी गई थी, मगर लायरा किसी तरीके से बच जाती है और फिर उसे सोरेन मिल जाता है, जिसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और फिर रेबल नाम की इस जगह पर राज करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि मास्टर चीफ रेबल से अपने शिप को जोड़ता है और फिर रेबल में जाकर अपने दोस्त सोरेन से मिलता है। सोरेन मास्टर चीफ को रेबल में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मास्टर चीफ यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो क्वान को एक सेफ जगह छुपा सके, एक ऐसी जगह जहाँ यूएनएससी कभी ना पहुंच पाए या फिर यूएनएससी का कोई कंट्रोल ना हो। और क्योंकि यूएनएससी से बाहर वो सिर्फ सोरेन को जानता था तो इसलिए मास्टर चीफ यहाँ आ जाता है क्वान को सोरेन के पास सेफ छोड़ने के लिए। अब यहाँ पर सोरेन मास्टर चीफ के पास जो फोरनर टैग वाला बॉक्स होता है उसके बारे में उससे पूछता है तो जॉन उस बॉक्स को ओपन करके उसे दिखाते हुए उस बॉक्स से जुड़ी हुई अब तक जो भी जानकारी उसके पास थी वो सब बता देता है। मास्टर चीफ सोरेन को बताता है कि इस चीज के पीछे कोवेनेंट के लोग भी पड़े हुए थे और जब भी मैं इसे छूता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाता है और इसी वजह से मुझे कुछ अजीब से विजन्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ क्वान सोरेन को बताते हुए बोलती है कि इस चीज ने मास्टर चीफ के बंद पड़े हुए स्पेसशिप को भी चालू कर दिया था और इसके अंदर से बहुत पावरफुल रेज निकलती हैं। अब इतना सब जानने के बाद सोरेन मास्टर चीफ और क्वान को रेबल के उस इलाके में लेकर जाता है जहाँ पागल या दिमागी तौर पे अनस्टेबल लोग रहा करते थे। ये देखने में तो एक तरीके का जेल लगता था मगर ये जेल नहीं था। यहाँ पर इन पागल और अनस्टेबल लोगों को कैद करके सिर्फ इसलिए रखा जाता था ताकि ये खुद को या फिर दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचा दें, मगर इस कैद के अंदर भी ये लोग पूरी तरीके से आजाद थे हर काम करने के लिए और हर तरीके से। अब यहाँ सोरेन मास्टर चीफ और क्वान को रेथ नाम के एक आदमी से मिलवाता है। रेथ को काफी टाइम पहले कोवेनेंट आर्मी उठाकर ले गई थी ताकि वो रेथ से फोरनर टैग को एक्टिवेट करवा सके, मगर क्योंकि रेथ खास नहीं था इसलिए उसके छूने से फोरनर टैग एक्टिवेट नहीं होता। असल में फोरनर टैग ह्यूमंस के छूने से ही एक्टिवेट होता था और ह्यूमंस ही उसे इस्तेमाल कर सकते थे, मगर सभी ह्यूमंस भी फोरनर टैग को एक्टिवेट या फिर चला नहीं सकते थे। उसके लिए तुम्हारा खास होना जरूरी होता है, ठीक माके और मास्टर चीफ की तरह। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होमोशेपियंस भी फोरनर टैग को चला सकते थे क्योंकि खास होने के साथ साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड भी होना जरूरी होता है। अब यहाँ पर रेथ मास्टर चीफ सोरेन और क्वान को कोवेनेंट के बारे में बताते हुए बोलता है कि कोवेनेंट पुरानी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी को ढूंढने के लिए पूरे स्पेस में घूमती है ताकि वो एक रिंग तक पहुंच सके जिससे वो अपने खुदा के पास जन्नत में जा सके, मगर असल में वो रिंग ऐसा हथियार होती है जो पूरी गैलेक्सी से जीवन को खत्म कर देगी और ये जो टेक्नोलॉजी मास्टर चीफ लेकर घूम रहा है ये उस रिंग तक पहुंचने का रास्ता है। अब इतना बोलने के बाद रेथ फोरनर टैग को मास्टर चीफ के हाथ में पकड़ा देता है और अब मास्टर चीफ के फोरनर टैग को पकड़ते ही फिर से उसे उसके बचपन के विजन दिखाई देने लगते हैं और साथ ही वहाँ फिर से उस टैग में से ब्लू कलर की वेव निकलती है। वेव के निकलते ही वहाँ जितने भी पागल या फिर मेंटली अनस्टेबल लोग थे वो सब चीखने चिल्लाने लगते हैं और उन्हें ना मारने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं और क्योंकि रेथ भी अनस्टेबल था ब्रेन से इस वजह से वो भी चीखने चिल्लाने लगता है। और अब चिल्लाने के बाद रेथ मास्टर चीफ को बोलता है कि ये एक तरीके का हथियार है जो पूरी गैलेक्सी को खत्म कर देगा। अगर तुम्हें ये बर्बादी रोकनी है तो पहले तुम्हें इस हथियार को खत्म करना होगा और फिर खुद को खत्म करना होगा। अब रेथ से इतना सब कुछ जानने के बाद भी मास्टर चीफ को अपने विजन और फोरनर टैग से जुड़ी हुई कई सारी बातों के जवाब नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और अपनी इसी कंफ्यूजन और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए मास्टर चीफ डॉक्टर कैथरीन के पास वापस जाने का फैसला कर लेता है। फ्लीटकॉम वापस जाने से पहले मास्टर चीफ सोरेन से वादा लेता है कि सोरेन क्वान को सेफ रखेगा और उसका ध्यान रखेगा। अब सोरेन से प्रॉमिस लेने के बाद मास्टर चीफ अपने शिप के बीकन को ऑन करके शिप को फ्लीटकॉम ले जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही फ्लीटकॉम में मास्टर चीफ का स्पेसशिप लैंड होता है वैसे ही वहाँ बहुत सारी मिलिट्री डॉक्टर कैथरीन और डॉक्टर मिरिंडा पहुंच जाती हैं। अब फ्लीटकॉम में पहुंचते ही मास्टर चीफ को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है और डॉक्टर कैथरीन मिलिट्री की मदद से फोरनर टैग के बॉक्स को उठवाकर अपनी लैब में ले जाती हैं। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हाई चैरिटी में माँ के पहले तो उस एलिट से पूछताछ करती है जिसने मास्टर चीफ को फोरनर टैग को एक्टिवेट करते हुए देखा था और फिर माँ के प्रॉफिट से अंडरकवर मिशन पर जाने की परमिशन मांगते हुए उन्हें बोलती है कि हम सभी में से सिर्फ मैं ही इंसानों के बीच घुल मिल सकती हूँ और उस कीस्टोन को ला सकती हूँ, तो इसलिए मुझे अंडरकवर मिशन पर जाने की परमिशन दे दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट उस फोरनर टैग को कीस्टोन बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माके के काफी समझाने के बाद फाइनली प्रॉफिट माके को अंडरकवर मिशन पर जाने की परमिशन दे देते हैं। प्रॉफिट माके को अंडरकवर मिशन पर जाने की इजाजत इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके पास अकेली माके ही थी जो इस फोरनर टैग को एक्टिवेट कर सकती थी। अब इस
इसके बाद एक तरफ तो फ्लीटकॉम में डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ से पूछताछ कर रही थी और कीस्टोन की वजह से उसके ऊपर आए बदलावों को समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेबल के अंदर बैठी हुई क्वान पहले तो ड्रोन की मदद से विंजर को लाइव जिन्हा के सपोर्टर्स को मारते हुए देखती है और फिर इसके बाद न्यूज से क्वान को पता चलता है कि विंजर ने मैड्रिगल और यूएनएससी के बीच एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है, जिस डील के अकॉर्डिंग मैड्रिगल के मिनरल्स, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम यूएनएससी को बेचे जाएंगे। और अब विंजर के इन सभी फैसलों और हरकतों की वजह से क्वान को गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से में क्वान फैसला करती है कि वो वापस अपनी जमीन पर जाएगी और अपने लोग और अपनी जमीन को आजाद कराने के लिए लड़ेगी। अब इसके बाद हम हाई चैरिटी के अंदर माके के रूम को देखते हैं, जहाँ वो अपने कपड़ों को रिमूव कर रही होती है और यहाँ पर वो कितने कमाल की लग रही होती है। ये तो टॉपिक से भटकने वाली बात होगी। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, जब माके अपनी ड्रेस को रिमूव कर रही होती है तो हम उसकी पीठ पर किसी तरीके के जलने का निशान देखते हैं और इसी जलने के निशान के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो सीजन 1 एपिसोड 3। एपिसोड शुरू होता है माके के बचपन और काफी साल पीछे ओबान प्लेनेट से, जहाँ माके अपनी चाइल्ड ऑफ इंटरेस्ट डेड के साथ एक झुग्गी में द डाउन ऑफ एंजल नाम की लव स्टोरी सुन रही थी। अब डेड उसे ये कहानी सुना ही रहा था कि तभी वहाँ पर यूएनएससी के गार्ड आ जाते हैं जो माके और डेड को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, मगर ये दोनों उन गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर एक यूएनएससी गार्ड डेड पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है और अब माके के हाथ में रह जाती है सिर्फ डेड की याद के तौर पर द डाउन ऑफ एंजल नाम की वो बुक, जिसकी कहानी वो अब तक डेड के मुंह से सुन रही थी। अब भाग रही माके को एक गार्ड पकड़ लेता है और फिर उसे टॉर्चर करने के लिए एक इलेक्ट्रिक रॉड से उसकी पीठ को जला देता है और ये वही जलने का निशान था जो माके की पीठ पर अब तक बना हुआ था। अब जब ये गार्ड माके को टॉर्चर कर रहा था तभी एलिट्स मैपस्टिक के सिग्नल को फॉलो करते हुए माके के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस चीज को वो ढूंढने आए हैं वो और कोई नहीं बल्कि माके है। अब माके के पास पहुंचने के बाद एलिट माके की जान बचाते हुए उसे टॉर्चर कर रहे गार्ड को दूर उठाकर फेंक देते हैं और अब माके अपने प्यार डेड की मौत का बदला लेने के लिए ही कोवेनेंट और प्रॉफिट्स का साथ दे रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि माके अपने अंडरकवर मिशन के लिए तैयार हो चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माके 23 लिब्राई सिस्टम में यूएनएससी पेट्रोल शिप ग्लैडियस के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पहुंचने के बाद माके ग्लैडियस को हेल्प के लिए सिग्नल भेजती है। सिग्नल मिलते ही ग्लैडियस शिप का कैप्टन माके से कांटेक्ट करते हुए उससे उसकी पहचान पूछता है। माके अपनी पहचान बताते हुए बोलती है कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं सर्कमस्टेंस प्लेनेट से हूँ, एलियंस ने मेरी फैमिली को मार दिया है और मेरे पास मेरे डैड का रेडियो बचा हुआ है जो बंद होने वाला है, प्लीज मेरी मदद करो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन माके को बचाने के लिए एक ड्रोन पॉड भेजता है और माके इस ड्रोन पॉड में अपने साथ लुलू जैसे जीवों को लेकर ग्लैडियस शिप तक पहुंच जाती है और अब ग्लैडियस में अपनी तलाशी देने के बाद जब माके कैप्टन से बात करने लगती है तभी अचानक से माके के इशारे पर वो लुलू जैसे जीव ग्लैडियस के क्रू पर हमला कर देते हैं और अब माके के लुलू ग्लैडियस के पूरे क्रू को मार देते हैं। ग्लैडियस के पूरे क्रू को मारने के बाद माके शिप में ह्यूमंस के होम बेस यानी कि रीच का लोकेशन ढूंढने लगती है, मगर क्योंकि सेफ्टी की वजह से कभी भी पेट्रोलिंग शिप या फिर ऑन मिशन शिप में होम बेस की लोकेशन या फिर उससे जुड़ी हुई जानकारी नहीं होती थी, तो इस वजह से माके को ग्लैडियस पर काफी छानबीन करने के बाद भी होम बेस का लोकेशन नहीं मिलता। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन पहले तो अपने क्लोन से कुछ चीजों को जोड़ने के लिए बोलती है और फिर उसके बाद अपने क्लोन को एक टेबल जैसी स्क्रीन पर लेटा देती हैं और फिर पहले क्लोन के फेशियल रिएक्शन को रीड करके उसकी आंखों में एक पिन धंसाकर उसका न्यूरल सब्सट्रैक्ट एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया जाता है। अब इसके बाद ये सारा डेटा एक एआई चिप के अंदर स्टोर करके इस एआई चिप को मास्टर चीफ के ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स के साथ जोड़ दिया जाता है और अब इसी के साथ कोर्टाना और मास्टर चीफ एक साथ जुड़ जाते हैं। अब ऑपरेशन खत्म होने के बाद मास्टर चीफ के जख्म को भर दिया जाता है और क्लोन को डिस्पोज कर दिया जाता है और अब इसके बाद डॉक्टर कैथरीन कोर्टाना को आवाज लगाती हैं। डॉक्टर कैथरीन की आवाज लगाते ही एक होलोग्राम लड़की जो डॉक्टर कैथरीन के जवानी के टाइम जैसी दिख रही थी वो उनके सामने आ जाती है और यही होती है कोर्टाना। कोर्टाना इतनी ज्यादा एडवांस और फास्ट होती है कि वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की अब तक की सारी नॉलेज को सिर्फ 7 मिनट 30 सेकंड में ही स्टोर करके उसे रीड कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्टाना थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही होती है क्योंकि उसे डॉक्टर कैथरीन के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बनाया गया था, मगर वो डॉक्टर कैथरीन और पूरी सिचुएशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही मास्टर चीफ पर भी पूरा कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर कैथरीन ने पहले ही कोर्टाना की लिमिट सेट कर रखी थी तो इसलिए ना तो वो सिचुएशन को डोमिनेट कर पाती है और ना ही मास्टर चीफ पर कंट्रोल बना पाती है और फिर उसे मजबूरन चुपचाप डॉक्टर कैथरीन के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसके बाद जब मास्टर चीफ होश में आता है तब डॉक्टर कैथरीन कोर्टाना से उसकी मुलाकात करवाती है, लेकिन क्योंकि मास्टर चीफ को कोर्टाना से नहीं मिलना था तो इसलिए कोर्टाना और मास्टर चीफ के बीच कुछ खास बातचीत नहीं हो पाती। असल में मास्टर चीफ को कोर्टाना एक बेबी सिटर लग रही थी जो मास्टर चीफ के ऊपर हमेशा नजर बना के रखेगी। अब इसके बाद डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ को फिर से कीस्टोन को छूने के लिए बोलती है और इस बार भी कीस्टोन को छूते ही मास्टर चीफ को उसके बचपन की यादें दिखाई देने लगती हैं। अब इसके बाद मास्टर चीफ कंप्यूटर पर वैसी लोकेशंस को ढूंढने लगता है जैसी लोकेशंस उसने अपने विजन के अंदर देखी थी, मगर क्योंकि मास्टर चीफ गलत तरीके से सर्च कर रहा था तो इस वजह से उसे सर्च रिजल्ट में कुछ भी नहीं दिखाई देता। और अब यहाँ पर कोर्टाना मास्टर चीफ की मदद करते हुए उससे बोलती है कि आप मुझे लोकेशन के बारे में कुछ जानकारी बताइए, मैं आपकी
आपको लोकेशन ढूंढ के दे दूंगी। और अब मजबूरी में मास्टर चीफ को कोटाना की मदद लेनी पड़ती है और अब मास्टर चीफ कोटाना को बोलता है कि मेरे विजन में पेड़, जंगल, नीला आसमान, रोशनी, हरियाली और एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट होता है। डिटेल्स के मिलते ही कोटाना मास्टर चीफ को 103 ह्यूमन कॉलोनीज को दिखाती है, जिनमें से 23 कॉलोनीज पर स्पार्टन अब तक मिशन के लिए जा चुके थे और इन्हीं 23 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट होता है मामोरे, जिस पर मिशन के दौरान स्पार्टन नोरा 098 की मौत हो गई थी। इसके बाद कंफ्यूज मास्टर चीफ अपनी कमर पर लगे हार्मोनल प्लैनेट को निकालने की कोशिश करने लगता है और हार्मोनल प्लैनेट को निकालने की कोशिश करता देख कोटाना इसकी खबर डॉक्टर कैथरीन को देते हुए बोलती है कि डॉक्टर मास्टर चीफ अपना हार्मोनल प्लैनेट निकालने की कोशिश कर रहा है, अगर आप मुझे ऑर्डर दे तो मैं उसे बेहोश कर दूं। और अब हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन कोटाना को मास्टर चीफ को बेहोश करने के ऑर्डर देने की बजाय बोलती है कि तुम मास्टर चीफ की मदद करो हार्मोनल प्लैनेट को निकालने में। ऑर्डर मिलते ही कोटाना मास्टर चीफ को सही लोकेशन पर कट लगाने के लिए बोलती है और अब कट लगते ही मास्टर चीफ की बॉडी से हार्मोनल प्लैनेट निकल जाता है। अब जब मास्टर चीफ अपनी कमर से हार्मोनल प्लैनेट निकाल रहा था तभी काय छुपके से उसे ऐसा करते हुए देख रही थी, यानी कि काय लगातार मास्टर चीफ पर नजर बनाए हुए थी। अब मास्टर चीफ बिना पैलेट के पहली बार लोगों के बीच निकलता है, जिस वजह से उसे सब कुछ अलग अलग महसूस हो रहा था और अब इसी अलग एहसास को महसूस करने के बाद वो फिर से कीस्टोन वाले रूम में जाता है और फिर इसके बाद वो फिर से उस कीस्टोन को छूते हुए अपने विजन्स को देखना शुरू कर देता है और अब उसे अपने विजन के अंदर दिखाई देता है कि कीस्टोन का एक और हिस्सा है जो इससे भी काफी बड़ा है और कीस्टोन उसी हिस्से के अंदर लगता है और जब ये दोनों हिस्से आपस में मर्ज हो जाते हैं तो एक गन का शेप ले लेते हैं। अब मास्टर चीफ के विजन्स के अंदर ही हम देखते हैं कि जब मास्टर चीफ छोटा था और कीस्टोन और उसके दूसरे हिस्से की ड्राइंग बनाता था तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते थे और उन ड्राइंग्स को वो जमीन के अंदर गाड़ देते थे। और अब अपने विजन को देखने के बाद जब मास्टर चीफ वापस होश में आता है तो वो कोटाना से बोलता है कि मुझे ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स को दिखाओ जिसके सरफेस से आइस रिंग दिखाई देती हो। और अब आइस रिंग वाली इन्फॉर्मेशन को ऐड करते ही कोटाना की लिस्ट में 103 से सिर्फ 3 प्लैनेट रह जाते हैं। और अब जब इसके बाद कोटाना इन 3 प्लैनेट्स के होलोग्राम वीडियोस को मास्टर चीफ को दिखाती है तो मास्टर चीफ इनमें से एक प्लैनेट को पहचान लेता है और इस प्लैनेट का नाम था इरिडनेस 2। अब इरिडनेस 2 के बारे में सुनकर मास्टर चीफ हैरान रह जाता है क्योंकि इरिडनेस 2 पर जीवन मुमकिन नहीं था और अगर वहां पर जीवन मुमकिन था ही नहीं तो मास्टर चीफ वहां पर रह कैसे रहा था। कोटाना मास्टर चीफ के सवाल को सुनकर उसे बताती है कि इरिडनेस हमेशा से बंजर नहीं था, काफी टाइम पहले यूएनएससी के साइंटिस्ट ने इरिडनेस पर सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाया था जिसकी वजह से वहां पर इंसानों का रहना मुमकिन हो पाया था। मगर फिर एक दिन वहां पर अनऑथराइज्ड ट्रांसपोर्ट शिप पहुंच जाता है और इस शिप के अंदर एक ऐसा वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं था, जिस वजह से इन्फेक्टेड लोगों को उस प्लेनेट पर ही छोड़ दिया जाता है और नॉन इन्फेक्टेड लोगों को हीलैंड नाम की जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। और अब यहाँ पर मास्टर चीफ समझ गया था कि इसी वायरस की चपेट में आकर उसके मॉम डैड की मौत हो गई है। अब यहाँ पर मजे की बात यह होती है कि इरिडनेस 2 और वहां फैले वायरस से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की फाइल या डेटा यूएनएससी के डेटाबेस में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मास्टर चीफ को वहां फैले वायरस की कोई भी डिटेल नहीं मिल पाती। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अचानक से डॉक्टर कैथरीन आ जाती है जो मास्टर चीफ को इस तरीके से शो करने की कोशिश कर रही थी कि उसे ये बात नहीं पता कि मास्टर चीफ ने अपनी कमर से पैलेट को निकाल दिया है और अब वो भी इमोशंस को महसूस कर सकता है। अब यहाँ मास्टर चीफ डॉक्टर कैथरीन को अपने विजन के बारे में बताते हुए बोलता है कि डॉक्टर जो विजन मुझे दिखाई देते हैं वो मेरे बचपन की यादें हैं और कीस्टोन का एक ऐसा हिस्सा जो उससे भी बड़ा है उसकी ड्राइंग मैंने बचपन में इरिडनेस प्लेनेट पर बनाई थी और ये दोनों हिस्से मिलकर एक हथियार का रूप ले लेते हैं। अब मास्टर चीफ की बात सुनकर डॉक्टर कैथरीन उससे बोलती है कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इरिडनेस 2 पर एक टीम को भेजकर वहाँ की जांच करवाती हूँ। डॉक्टर कैथरीन की बात सुनकर मास्टर चीफ उसे बोलता है कि तुम्हें जिसको भी भेजना है भेज दो, मगर वहाँ पर मैं खुद भी जाऊंगा। और अब मास्टर चीफ की ये जिद देखकर डॉक्टर कैथरीन उससे बोलती है कि तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन सब के बीच एडमिरल पेरेंगोस की कमेटी मीटिंग में कोटाना के जिक्र की वजह से डॉक्टर कैथरीन से नाराज थी और अब वो पूरी तरीके से डॉक्टर कैथरीन पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए उसके पीछे से उसकी बेटी मिरिंडा को अपना अल्टरनेट बनाने की कोशिश करने लगती है और मिरिंडा को बोलती है कि मिरिंडा तुम एक अलग पैरेलल टीम बनाकर कीस्टोन के ऊपर जांच करो और एक काम मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर के अंदर डॉक्टर कैथरीन पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना चाहती। इसके बाद हम माके को देखते हैं जो ग्लेडियस शिप से एलिट लीडर से शंगीली लैंग्वेज में बात करते हुए उसे बता रही थी कि मुझे शिप पर ह्यूमंस के होम बेस से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं मिली और अब मैं इस शिप को छोड़कर अपने शिप को लेकर मैड्रिगल की तरफ जाने वाली हूँ। अब माके और एलिट के बीच हुई बातचीत का ट्रांसमिशन फ्लीटकॉम तक पहुंच जाता है और क्योंकि शंगीली लैंग्वेज पर मिरिंडा रिसर्च कर रही थी तो इसलिए इस ट्रांसमिशन को डिकोड करने के लिए मिरिंडा को बुलाया जाता है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वेव की वजह से यह ट्रांसमिशन खराब हो चुका था तो इसलिए मिरिंडा को भी इस ट्रांसमिशन को डिकोड करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली थी। अब इन सब के बीच रेबल पर हम देखते हैं कि क्वान अपने लोगों के पास मैड्रिगल वापस जाना चाहती थी ताकि वो अपने डैड के लोगों के साथ मिलकर मैड्रिगल को आजाद करा सके, लेकिन क्योंकि सोरेन ने मास्टर चीफ को क्वान का ध्यान रखने का प्रॉमिस किया था तो इस वजह से पहले तो सोरेन क्वान को मैड्रिगल ले जाने से मना कर देता है और अब काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब सोरेन नहीं मानता तो फाइनली क्वान उसे ऑफर देते हुए बोलती है कि मैड्रिगल प्लेनेट मेरे डैड का है और वहां पर बहुत सारा ड्यूटेरियम है और साथ ही वहां पर मेरे डैड के काफी सारे साथी भी हैं जिनकी मदद से मैं तुम्हें इतना सारा ड्यूटेरियम दूंगी कि जिसको बेचकर तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। और अब
अब क्योंकि सोरेन को अपना फायदा दिखाई दे रहा था तो इसलिए वो क्वान की रिक्वेस्ट को मानते हुए उसे मैड्रिगल की तरफ लेकर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कैथरीन भी मास्टर चीफ, कोटाना और अपने असिस्टेंट एडून के साथ मिलकर प्लेनेट एरिडनेस 2 की तरफ निकल पड़ते हैं और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो सीजन 1 एपिसोड 4। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ और बाकी सब के साथ एरिडनेस 2 पर पहुंच गई थी। जहां पहुंचने के बाद ये सब मास्टर चीफ के घर जाते हैं और यहां पर मास्टर चीफ उस जगह को खोदने लगता है जहां पर उसके डैड ने कीस्टोन की ड्राइंग को छुपाया था। अब थोड़ी देर तक खोदने के बाद मास्टर चीफ को एक बॉक्स के अंदर उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स मिल जाती हैं और अब ड्राइंग्स के मिलने के बाद मास्टर चीफ अपने खंडर घर में चला जाता है। घर में आने के बाद मास्टर चीफ कीस्टोन के दूसरे हिस्से को ढूंढने के लिए कोटाना को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी मेरे घर से रिलेटेड डेटा है उसके हिसाब से क्या तुम मेरे घर का होलोग्राम व्यू दिखा सकती हो। कोटाना मास्टर चीफ की बात सुनकर उसे बोलती है कि हाँ मैं दिखा सकती हूँ मगर वो विजुअल सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देंगे। अब इसके बाद मास्टर चीफ अपने हेलमेट को पहनकर अपने घर के होलोग्राम व्यू को देखने लगता है और अब जब मास्टर चीफ अपने घर में घूमते हुए अपने रूम के होलोग्राम व्यू को देखने की कोशिश करता है तो कोटाना मास्टर चीफ को उसके रूम का व्यू नहीं दिखा पाती क्योंकि वो डेटा उसके पास था ही नहीं। और अब मास्टर चीफ अपने आप ही अपने पास्ट को देखने लगता है जहाँ उसे धीरे धीरे करके अपने पास्ट की कई बातें याद आने लगती हैं। अब इन्हीं यादों में से मास्टर चीफ को याद आता है कि डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ को उस समय से जानती हैं जिस समय मास्टर चीफ अपने मॉम डैड के साथ इस घर में रहा करता था और डॉक्टर कैथरीन छोटे मास्टर चीफ से अक्सर इस घर में मिलने आया करती थी। और अब मास्टर चीफ की इस याद के वापस आने के बाद मास्टर चीफ का जो डॉक्टर कैथरीन पे भरोसा था वो पूरी तरीके से टूट गया था क्योंकि डॉक्टर कैथरीन ने मास्टर चीफ को हमेशा यही बताया था कि मास्टर चीफ और डॉक्टर कैथरीन पहली बार ऑर्फनेज में मिले थे। अब इसके बाद मास्टर चीफ को याद आता है कि एक दिन उसका डॉग भागते हुए उसके घर से काफी दूर चला गया था और मास्टर चीफ भी अपने डॉग को फॉलो करते हुए एक अंडरग्राउंड गुफा तक पहुंच जाता है जहां पर उसे एक टैग दिखाई देता है जो मिस्टीरियस मोनोलिथ जैसा दिखता है। मिस्टीरियस मोनोलिथ हमारी रियल लाइफ के अंदर दिखाई देने वाले कुछ पिलर्स हैं। अब इस पिलर को छूते ही मास्टर चीफ को कई सारे विजुअल्स दिखाई देते हैं और इन्हीं विजुअल्स में मास्टर चीफ ने पहली बार कीस्टोन को देखा था। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोरेन और क्वान मैड्रिगल पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचते ही इन्हें पता चलता है कि क्वान मैड्रिगल पर वांटेड है और विंजर ने इसके ऊपर इनाम रखा हुआ है। इसके बाद क्वान अपने डैड के एक साथी से मिलती है जो क्वान को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान बचाते हुए क्वान को सिर्फ इतना बोलकर वहां से भाग जाता है कि तुम्हें अगर अपने डैड के सपोर्टर्स से मिलना है तो आज रात अपने डैड के मेमोरियल में आ जाना। अब रात होने पर क्वान अपने डैड के मेमोरियल में पहुंच जाती है जहां वो अपने डैड के एक जनरल से मिलती है जो उसे बताती है कि अब मैड्रिगल का लीडर विंजर है और उसने सबको डील दी है कि सब उसके ऑर्डर्स को फॉलो करके उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर ले जिसके बदले वो यूएनएससी की मदद से एलियंस से उनकी जान बचाकर रखेगा। अब ये सब सुनने के बाद क्वान वहां खड़े सभी लोगों पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम सबके सब डरपोक हो, तुम्हारे लिए मेरे डैड ने अपनी जान दे दी और तुम लोग सिर्फ उनके लिए शोक मना रहे हो। और अब इससे पहले कि क्वान कुछ और बोल पाते यहाँ पर विंजर के लोग आ जाते हैं जिस वजह से क्वान और सोरेन को वहां से भागना पड़ जाता है। और अब विंजर को भी पता चल गया था कि क्वान वापस आ गई है जिसके बाद पहले तो विंजर के लोग सोरेन के शिप के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बेच देते हैं और फिर विंजर अपनी एक साथी फ्रेंको को क्वान को मारने के ऑर्डर दे देता है। इसके बाद क्वान अपनी आंटी सूजिन से मिलती है और यही लेडी क्वान की पूरी फैमिली की एसेट्स और बिजनेस को कंट्रोल करती थी और मैनेज करती थी। अब जब क्वान सूजिन से मिलती है तो सूजिन क्वान को बताती है कि हमारी सारी दौलत को तुम्हारे डैड ने जंग में खर्च कर दिया है और जैसे ही पैसे खत्म होने लगे वैसे ही लोग हमें छोड़कर जाने लगे और तुम्हारे डैड सिर्फ एक झूठ के लिए लड़ रहे थे। उन्हें सालों पहले रेगिस्तान में एक सीक्रेट ग्रुप मिला था जिन्हें मिस्टिक्स कहते हैं और इन्हीं मिस्टिक्स ने तुम्हारे डैड को कहा था कि मैड्रिगल पर हमारा परिवार मैड्रिगल को आजाद कराने के मकसद से है और यही हमारे परिवार का अल्टीमेट गोल है। और तुम्हारे डैड ने मिस्टिक्स की इतनी सी ही बातें सुनकर मैड्रिगल की आजादी के लिए जंग शुरू कर दी। अब इसके बाद सूजिन के घर पर फ्रेंको पहुंच जाती है जो पहले तो सूजिन को मार देती है और फिर इससे पहले कि वो क्वान को मार पाती वहां सोरेन आ जाता है जो क्वान को बचाकर वहां से ले जाता है। और अब एक तरफ तो विंजर के लोग क्वान के पीछे पड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ फ्लीटकॉम में स्पार्टन काए भी अपना हार्मोनल पैलेट निकाल देती है। पैलेट को निकालते ही उसके अंदर के इमोशंस भी बाहर आने लगते हैं और अब इन्हीं इमोशंस में बहते हुए पहले तो काए अपने बालों को रंग लेती है और फिर वो शंगीली भाषा को समझने में डॉक्टर मिरिंडा की मदद करने लगती है। असल में सभी स्पार्टन्स ने एलियंस के साथ जंग करते हुए उनके कई सारे वर्ड्स और उनका मतलब सीख लिया था और अब काए की मदद से मिरिंडा को पता चल जाता है कि जो भी ग्लेडियस से एलियंस से बात कर रहा था वो कीस्टोन के बारे में बात कर रहा था। हालांकि अभी भी ट्रांसमिशन पूरी तरीके से डिकोड नहीं हो पाया था। अब काय में आ रहे बदलावों को नोटिस करते हुए मिरिंडा काय को चेतावनी देते हुए बोलती है कि काय तुम्हारे अंदर आ रहे बदलाव डॉक्टर कैथरीन को पसंद नहीं आएंगे क्योंकि डॉक्टर कैथरीन जिस भी चीज को खुद बनाती है अगर वो उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो वो उसको अपने तरीके से अपने रास्ते से हटा देती है। उन्हें लगता है कि कोई बहुत ताकतवर शक्ति है जो हमारे बहुत नजदीक है और उस शक्ति के पास इंसानों के सभी सवालों के जवाब हैं, जैसे कि हम कौन है, हमारी काबिलियत क्या है और हमारा फ्यूचर क्या होगा। अब एक तरफ तो मिरिंडा काय को ये सब बता रही थी, वहीं दूसरी तरफ मास्टर चीफ अपनी मेमोरी को याद करते हुए डॉक्टर कैथरीन को उसी गुफा में ले जाता है
है जहाँ वो फोरनर टेक्नोलॉजी अभी भी होती है। और अब डॉक्टर कैथरीन उस फोरनर टेक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और इसी खुशी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हालो सीजन 1 एपिसोड 5। एपिसोड शुरू होता है मास्टर चीफ के बचपन से, जहाँ पहली बार डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ को देखती है जो एक बच्चे की जान बचा रहा था, और बच्चे की जान बचाने की वजह से ही डॉक्टर कैथरीन को मास्टर चीफ के अंदर की लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई दे जाती है। इसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इरिडियस 2 पर डॉक्टर कैथरीन ने फोरनर टेक को निकालने के लिए फ्लीटकॉम से बहुत बड़ी टीम बुला ली थी। इस टीम में बहुत सारे सोल्जर्स, सिल्वर टीम, कैप्टन जेकब की और डॉक्टर मिरिंडा भी शामिल थी। अब डॉक्टर कैथरीन अपनी टीम को फोरनर टेक को निकालने के काम पर लगा देती है और खुद एडमिरल पेरेंगोस्की को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि मास्टर चीफ की यादों का वापस आना उनके लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि मास्टर चीफ की यादों की वजह से ही उन्हें ये फोरनर टेक मिला है। और अब डॉक्टर कैथरीन के समझाने के बाद भी जब एडमिरल डॉक्टर कैथरीन की बातों में नहीं आती तो फिर डॉक्टर कैथरीन उन्हें ब्लैकमेल करते हुए बोलती है कि अगर मास्टर चीफ की याद वापस आने वाली बात बाहर आ गई तो आप, मैं और एडमिरल हुड हम सब फंसेंगे, तो आप जो भी फैसला करो वो सोच समझ के करना। और अब डॉक्टर कैथरीन की दी हुई धमकी काम कर जाती है, जिसके बाद एडमिरल पेरेंगोस्की डॉक्टर कैथरीन को मामले को संभालने का बोलकर वीडियो कॉल कट कर देती है। इसी मीटिंग में कैप्टन जेकब के कहने पर डॉक्टर मिरिंडा को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि कैप्टन जेकब समझ गया था कि अब यहाँ पर कुछ भी बुरा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो डॉक्टर कैथरीन के काम करने का तरीका ये था कि मकसद पूरा करो, भले ही उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ मास्टर चीफ ने अपनी यादों के बारे में कैप्टन जेकब को मीटिंग से पहले ही बता दिया था, जिसके बाद जेकब ने भी मास्टर चीफ को प्रॉमिस किया था कि एक बार वो इस फोरनर टेक को प्लेनेट रीच तक ले जाएं, फिर वो मास्टर चीफ की इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में मदद करेगा। अब जब एक तरफ ये मीटिंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चीफ काय के कलर्ड बालों को देखकर समझ गया था कि काय ने भी अपना हार्मोलन पैलेट निकाल लिया है, और अब पैलेट निकालने की वजह से मास्टर चीफ काय को सस्पेंड करते हुए उसे इस मिशन से बाहर कर देता है। अब सस्पेंड होते ही काय मास्टर चीफ से ये बोलकर चली जाती है कि मास्टर चीफ पैलेट तो आपने भी निकाला है, तो अगर मैं काम करने के लायक नहीं हूँ तो आप भी काम करने के लायक नहीं है। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मेड्रिगल में सोरेन की बाइक खराब हो गई थी, जिस वजह से वो कोई और व्हीकल ढूंढने की कोशिश करने लगता है, जिस व्हीकल की मदद से वो टाइम पर ट्रांसपोर्ट शिप तक पहुंच सके और फिर मेड्रिगल से बाहर जा सके। अब यहाँ पर क्वान सोरेन को बोलती है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम जाओ, लेकिन मुझे मेड्रिगल के लोगों को आजाद कराना है, भले ही इसके लिए मुझे अकेले क्यों ना लड़ना पड़े। क्वान की बात सुनने के बाद सोरेन उसको हथकड़ी लगाकर बाइक से लॉक कर देता है और फिर ये बोलकर व्हीकल ढूंढने के लिए निकल जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक शिप बर्बाद हो गया और तुमने मुझे एक शिप भरकर ड्यूटेरियम देने का भी वादा किया था, तो इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि ड्यूटेरियम नहीं दोगी तो तुम्हें मेरे साथ काम कर अपने उधार को चुकता करना होगा, और क्या पता फ्यूचर में तुम भी मेरी तरह एक लुटेरी बन जाओ। अब सोरेन के जाने के बाद क्वान बड़ी मुश्किल से खुद को बाइक से अलग कर लेती है और फिर सोरेन के वापस आने पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली रॉड से शॉक देकर बेहोश कर देती है। ये रॉड क्वान ने विंटर के आदमी से तब चुराई थी जब वो अपने डैड के मेमोरियल में गई थी। अब मेड्रिगल पर ही हम देखते हैं कि माँ के अपने लोगों के साथ उसी गुफा में थी जिस गुफा में मास्टर चीफ को कीस्टोन मिला था। अब एक तरफ तो माँ के गुफा में छानबीन करते हुए कुछ भी ऐसा ढूंढ रही थी जिससे कि उसे कीस्टोन या फिर उसके दूसरे हिस्से की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता चल सके। वहीं दूसरी तरफ सेम टाइम पर इरिडियस 2 पर हम देखते हैं कि एडोन की छानबीन करने की वजह से फोरनर टेक के आसपास बनी क्रिस्टल लेयर टूटने लग जाती है, जिसकी वजह से ऐसी साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो सभी के कानों को बुरी तरीके से तकलीफ दे रही होती है, और ये साउंड वाइब्रेशन इतनी ज्यादा दूर तक जाती है कि ये साउंड वाइब्रेशन माके तक भी पहुंच जाती है। और अब इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से ही माके को कीस्टोन के दूसरे हिस्से की लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है, और अब वो अपने लोगों के साथ इरिडियस 2 की तरफ निकल पड़ती है। वहीं इरिडियस 2 पर क्रिस्टल लेयर के टूटते ही मास्टर चीफ अपनी यादों को वापस पाने के लिए कीस्टोन के दूसरे हिस्से को जैसे ही छूता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर कैथरीन ने उसे किडनैप करके स्पार्टन प्रोग्राम के अंदर डाल दिया था। और अब डॉक्टर कैथरीन की सच्चाई जानते ही मास्टर चीफ उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से कोटाना डॉक्टर कैथरीन को बचाने के लिए उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए मास्टर चीफ को बेहोश कर देती है। अब इसके बाद जैसे ही मास्टर चीफ को होश आता है तो वो देखता है कि एलियंस ने उन पर हमला कर दिया है, और फिर डॉक्टर कैथरीन के ऑर्डर्स पर मास्टर चीफ और सिल्वर टीम कीस्टोन के दूसरे हिस्से को एलियंस से बचाकर डॉक्टर कैथरीन के शिप तक ले जाने लगते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वॉर के बीचों बीच बहुत सारा खून खराबा देखकर काय बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है, जिस वजह से एलियन उस पर हावी होकर उस पर हमला करके उसे गिरा देते हैं। और अब मास्टर चीफ काय को अकेले पिटता देख उसे बचाने के लिए कीस्टोन के दूसरे हिस्से को वेनेट और रिस के हवाले करके कार से कूद जाता है। और अब जैसे ही मास्टर चीफ कार से कूदता है वैसे ही एलियंस वेनेट और रिस की कार पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। और अब काय को बचाने के चक्कर में कीस्टोन का दूसरा हिस्सा वॉर के बीचों बीच लवारिस पड़ा हुआ था। और अब जब तक मास्टर चीफ कीस्टोन के दूसरे हिस्से तक पहुंच पाता तब तक एलिट्स का जनरल वहां पहुंच जाता है, जो मास्टर चीफ को दूर ढकेलकर कीस्टोन के दूसरे हिस्से को अपने साथ लेकर अपने मदरशिप में चला जाता है। और फिर माके के ऑर्डर्स पर एलियन माके को एक कैप्सूल शिप में जमीन पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माके मास्टर चीफ के सामने बहुत लाचार और बेबस बन के दिखा रही थी और ये जताने की कोशिश कर रही थी कि एलियंस ने उसे किडनैप कर लिया था और वो बड़ी मुश्किलों
से उनसे बचकर भाग पाई है और फिर इसके बाद माँ के बेहोश होने का नाटक करके वहीं गिर जाती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हालो सीजन 1 एपिसोड 6 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक तरफ तो काय दर्द से तड़प रही थी, वहीं दूसरी तरफ माँ के अभी भी बेहोश होने का नाटक करते हुए बड़बड़ा रही थी। अब इसके बाद डॉक्टर कैथरीन की टीम फ्लीटकॉम पहुंच जाती है और यहाँ पर पहुंचने के बाद जब सभी लोग शिप से उतर जाते हैं तब मास्टर चीफ डॉक्टर कैथरीन को एक रूम में लॉक करके उस रूम में रेडिएशन फैलाने लगता है जिससे कि डॉक्टर कैथरीन पिघलकर मर जाए। ये सब मास्टर चीफ इसलिए करता है क्योंकि वो ये चेक करना चाहता था कि कोटाना का उस पर कितना कंट्रोल है और क्या कोटाना उसको कंट्रोल करके उससे कोई काम भी करवा सकती है या फिर सिर्फ उसे वो कंट्रोल करके बेहोश कर सकती है। और अब धीरे धीरे करके रेडिएशन फैलता जा रहा था और कोटाना बार बार मास्टर चीफ को इस बात का यकीन दिला रही थी कि वो मास्टर चीफ को सिर्फ बेहोश कर सकती है, वो उसे कंट्रोल करके उससे कोई काम नहीं करवा सकती। और अब जब रेडिएशन फैलने में जस्ट 1 सेकंड रह गया था और अब तक कोटाना यही बोले जा रही थी कि वो बस मास्टर चीफ को बेहोश कर सकती है, तो तब फाइनली मास्टर चीफ एक झटके से डोर ओपन करता है और डॉक्टर कैथरीन को पिघलने से बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लीटकॉम में माके का इलाज करके उसे टाइट सिक्योरिटी वाले रूम के अंदर रखा जाता है, जहां मास्टर चीफ उससे पूछताछ करता है तो माके उसे बताती है कि शायद एलियन कीस्टोन के दूसरे हिस्से को रास्कोटका नाम के एक प्लेनेट पर ले गए होंगे जिसे इंसान स्टार सिस्टम में एस्प्रो कहते हैं। इतना बताने के बाद माके मास्टर चीफ को आगे बताती है कि मैं तुम जैसी ही हूँ और हम दोनों स्पेशल हैं। एलियन मुझे हिराजो कहते थे जिसका मतलब होता है द ब्लेस वन। और अब माके की द ब्लेस वन वाली बात को सुनकर मास्टर चीफ को रेथ याद आ जाता है और इसी वजह से वो थोड़ा घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि द ब्लेस वन वो लोग होते हैं जो फॉरेनर टेक को छूकर उन्हें एक्टिवेट या फिर उनसे कम्युनिकेट कर सकते थे और बोकर गेम के अंदर द ब्लेस वन सिर्फ एक था मास्टर चीफ, मगर इस सीरीज के अंदर 2 हैं। जो लोग द ब्लेस्ड वन होते हैं उनके डीएनए में एक खास तरीके का डिजाइन होता है, जो लोग ब्लेस्ड होते हैं उनके डीएनए का डिजाइन स्पेशल और इतना ज्यादा रेयर होता है कि पूरी ह्यूमैनिटी में इस तरीके का एक ही इंसान था और सीरीज के अंदर 2 इंसान हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब अपनी पूरी टीम को रास्कोट्स्का नाम के प्लेनेट को ढूंढने के काम पर लगा देता है, मगर काफी देर तक कोशिश करने के बाद और पूरी टीम के ढूंढने के बाद भी उन्हें उस डायरेक्शन में ऐसा कोई प्लेनेट नहीं मिलता जिस डायरेक्शन के बारे में माके ने बताया था। अब एक तरफ तो ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी की कमिटी एडमिरल पेरेंटगोस्की पे दबाव डालते हुए उससे पूछती है कि एडमिरल कोटाना को बनाने के बाद भी मास्टर चीफ अभी भी बेकाबू क्यों हैं और 2 स्पार्टन्स ऑन मिशन ऑर्डर तोड़कर मिशन को रिस्क में डालते हैं जिस वजह से कीस्टोन का दूसरा हिस्सा हमारे हाथ से चला जाता है। तो आप बताइए ये सब किसकी गलती है? असल में यूएनएससी ने कोटाना को बनाने के लिए जो इनलीगल क्लोनिंग की परमिशन दी थी वो परमिशन उन्होंने अनऑफिशियल दी थी ताकि आगे चलकर अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वो सारा का सारा ब्लेम किसी और पर डाल दें। और अब कमेटी ठीक यही कर रही थी। कोटाना को बनाने के बाद भी मास्टर चीफ और स्पार्टन्स कंट्रोल में नहीं आ रहे थे और न ही कोटाना को बनाने का कोई फायदा दिखाई दे रहा था, जिस वजह से अब यूएनएससी चाहती थी कि इनलीगल क्लोनिंग का इल्जाम किसी न किसी पर तो लगाया जाए ताकि इस मामले को रफा दफा किया जा सके। और अब एडमिरल पेरेंटगोस्की कमेटी के दबाव में और अपने रास्ते को साफ करते हुए सारा का सारा इल्जाम डॉक्टर कैथरीन पर डाल देती है, जिसके बाद एक जज फ्लीटकॉम पर आता है और डॉक्टर कैथरीन से सवाल जवाब करने लगता है कि तभी वहां पर मास्टर चीफ भी आ जाता है जो उस जज की बेइज्जती करते हुए उसे वहां से भगा देता है और फिर डॉक्टर कैथरीन से पूछता है कि आपने मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए, आपने ऐसा क्यों किया? और अब डॉक्टर कैथरीन मास्टर चीफ को जवाब देते हुए बोलती है कि मैंने जो भी किया वो ना तो तुम्हारे लिए किया ना मैंने अपने लिए किया, वो सब मैंने इंसानियत के लिए किया। आज के टाइम पे इंसान कई सारे प्लैनेट्स पर जाके बसे हुए हैं लेकिन फिर भी इंसानों के अंदर का लालच और आपस में लड़ने की इच्छा खत्म नहीं हो रही। और मास्टर चीफ ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि जब तक हम अपने पूर्वजों से नहीं मिलेंगे और उनसे नहीं जुड़ेंगे तब तक इंसान के अंदर का ये लालच कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमें इंसानी सभ्यता को एक बेहतर सभ्यता बनाना है तो हमें उनसे मिलकर उनसे जुड़ना होगा, जिसे हालो रिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी यहाँ पर कैप्टन जेकब और एडमिरल पेरेंटगोस्की भी अपने हिडन होलोग्राम की मदद से उन दोनों की बातें सुन रहे थे। और अब जिस रूम के अंदर एडमिरल पेरेंटगोस्की और कैप्टन जेकब लेटकर अपने हिडन होलोग्राम्स को क्रिएट कर रहे थे उसी रूम के अंदर डॉक्टर मिरिंडा भी पहुंच जाती है और अब वो भी अपने हिडन होलोग्राम को क्रिएट करके मीटिंग के अंदर पहुंच जाती है। और अब यहाँ पर मिरिंडा को भी स्पार्टन प्रोग्राम की सच्चाई पता चल जाती है। हालांकि अभी तक ना तो मास्टर चीफ और ना ही मिरिंडा को ये पता चल पाता है कि स्पार्टन प्रोग्राम में बच्चों के ऊपर किए गए अत्याचार में न सिर्फ डॉक्टर कैथरीन जिम्मेदार है बल्कि इन सब चीजों के लिए कैप्टन जेकब और एडमिरल पेरेंटगोस्की भी जिम्मेदार हैं। अब यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि डॉक्टर कैथरीन ने जेकब या फिर एडमिरल पेरेंटगोस्की का इन सब मामलों में नाम नहीं घसीटा था क्योंकि वो एडमिरल पेरेंटगोस्की का नाम छुपाने के बदले उसे ब्लैकमेल करके अपनी रिसर्च को चालू रखना चाहती थी। लेकिन अब एडमिरल पेरेंटगोस्की डॉक्टर कैथरीन को साइडलाइन करने का फैसला कर चुकी थी। और अब हम देखते हैं कि एडमिरल पेरेंटगोस्की डॉक्टर कैथरीन की सभी पोजीशंस और पावर को डॉक्टर मिरिंडा को ट्रांसफर करके उसे प्रमोट कर देती हैं और उसे ही स्पार्टन प्रोग्राम की हेड बनाते हुए कैथरीन की लैब भी दे देती हैं। वहीं डॉक्टर कैथरीन और उसके असिस्टेंट को इनलीगल क्लोनिंग के इल्जाम में बैरियर मून्स पर बन रही न्यू रिसर्च लैब का ट्रांसफर दे दिया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन एडमिरल को समझाने की कोशिश भी करती है कि वो फॉरेनर्स के काफी ज्यादा करीब हैं, मगर क्योंकि अब एडमिरल पेरेंटगोस्की और कमेटी को एक दोषी चाहिए था तो डॉक्टर कैथरीन की कोई बात नहीं सुनी जाती और अब डॉक्टर
कैथरीन और एडून अपना सामान पैक करने लगते हैं। वहीं इन सब के बीच यूएनएससी ने कोर्टाना को ऑफ ड्यूटी कर दिया था और अब जब डॉक्टर कैथरीन को ये बात पता चलती है कि कोर्टाना को ऑफ ड्यूटी कर दिया है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्टाना को इस तरीके से बनाया था कि अगर यूएनएससी कोर्टाना से कोई काम नहीं करवाएगी तो वो फ्री हो जाएगी और वो यूएनएससी की सिक्योरिटी को तोड़कर वहां के डेटा सेंटर से बाहर निकलकर डॉक्टर कैथरीन के पास वापस पहुंच जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब मिरांडा अपनी लैब में पहुंचती है और अपनी लैब को एक्सेस करने की कोशिश करती है तो वो अपनी लैब को एक्सेस नहीं कर पाती और तभी उसकी स्क्रीन पर सीमी लिखा आ जाता है और ये देखकर मिरांडा समझ जाती है कि डॉक्टर कैथरीन उससे मिलना चाहती है। जिसके बाद वो डॉक्टर कैथरीन से मिलने जाती है तो यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन अपनी बेटी से उसका ध्यान न रखने के लिए उससे माफी मांगती है और यहाँ पर पहली बार डॉक्टर कैथरीन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और अब यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन को रोता देख जैसे ही हम समझते हैं कि डॉक्टर कैथरीन एक अच्छे दिल की औरत है, वैसे ही अगले सीन में जब मिरांडा वहां से चली जाती है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन रोने का नाटक कर रही थी। असल में उसकी आंख में एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा हुआ था जो मिरांडा का बायोलॉजिकल स्कैन कर लेता है, जिसकी वजह से उन्हें मिरांडा की लैब का एक्सेस मिल जाता है। और अब एक्सेस मिलने की वजह से डॉक्टर मिरांडा जो भी कुछ अपनी लैब के अंदर करेगी वो सब डॉक्टर कैथरीन तक पहुंचता जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब मास्टर चीफ फिर से माकी से पूछताछ करते हुए इसे बताता है कि जिस डायरेक्शन में तुमने रसकोट्सा नाम का प्लेनेट बताया था उस डायरेक्शन में ऐसा कोई भी प्लेनेट नहीं मिला। और अब इसके बाद जब मास्टर चीफ माकी पे गुस्सा करने लगता है तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। मास्टर चीफ की खराब तबीयत को देखकर माकी उससे बोलती है कि मास्टर चीफ कीस्टोन तुम्हें बीमार कर रहा है और अगर तुम इसी तरीके से उससे लड़ते रहे तो एक दिन वो तुम्हें मार देगा। अगर तुम सच में कीस्टोन की सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना होगा, उससे जुड़ना होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोर्टाना फ्लीटकॉम का फायरवॉल तोड़कर डॉक्टर कैथरीन तक पहुंच जाती है और अब वो पूरी तरीके से आजाद हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ माकी की बात को मानकर मिरांडा के साथ कीस्टोन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए उसे छूता है और इस बार मास्टर चीफ कीस्टोन से लड़ने की बजाय वो खुद को कीस्टोन को समर्पित कर देता है। जिसके बाद शुरुआत में तो मास्टर चीफ की हालत बुरी तरीके से खराब होने लगती है और जिस समय मास्टर चीफ की हालत खराब हो रही थी ठीक उसी समय माकी की भी हालत खराब हो रही थी और वो बुरी तरीके से मास्टर चीफ की तरह ही तड़पने लगती है। और क्योंकि अब डॉक्टर कैथरीन के पास फ्लीटकॉम की लैब का एक्सेस था तो वो देख पाती है कि सेम टाइम पर मास्टर चीफ और माकी दोनों की तबीयत खराब हो चुकी है और उन दोनों की बॉडी पर हो रहे इफेक्ट्स बिल्कुल सेम तरीके के हैं। उन दोनों के दिल धड़कने से लेकर सांस लेने तक की रीडिंग्स एग्जैक्ट सेम थी। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ के काफी देर तक तड़पने के बाद फाइनली वो हालो रिंग के अंदर पहुंच जाता है जहां उसे माकी मिलती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हालो सीजन 1 एपिसोड 7 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि क्वान सोरेन की चुराई हुई कार को लेकर रेत के तूफान की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी तूफान में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसके मुंह को ढककर उसे किडनैप कर लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब क्वान के मुंह से कपड़ा हटता है तो वो देखती है कि उसे किडनैप करने वाले मिस्टिक्स हैं जिन्हें रेगिस्तानी चुड़ैल कहा जाता है और ये वही लोग हैं जिन्होंने क्वान के डैड को मैड्रिगल को आजाद कराने के काम पर लगाया था। इन मिस्टिक्स के पास जादुई शक्तियां होती हैं और इनके ग्रुप में सिर्फ औरतें ही होती हैं। अब कपड़ा हटने के बाद क्वान मिस्टिक्स की लीडर डेसी डेरेट पर चिल्लाते हुए उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्या कहा था मेरे डैड से जिसकी वजह से वो पूरे बदल गए। डेसी डेरेट क्वान के सवाल का जवाब देते हुए उसे बोलती है कि तुम अभी इस सीक्रेट को जानने के लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारा गुस्सा है। क्वान डेसी डेरेट की बात को सुनकर उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है और अब मेरे पास ये सिर्फ गुस्सा ही बचा हुआ है। मैं उस काम को खत्म करना चाहती हूँ जो मेरे डैड ने शुरू किया था। और अब डेसी डेरेट क्वान की बातों को सुनकर उसे सीक्रेट बताने के लिए मान जाती है और फिर हम रात होने पर देखते हैं कि डेसी डेरेट क्वान को बताती है कि मैड्रिगल पहले ऐसा नहीं था, ये बंजर और जालिम था। यहाँ पर खाने की कमी थी और पानी की कमी उससे भी ज्यादा थी। शुरुआत में जो लोग यहाँ पर आए उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरी रही और इन शुरुआती लोगों में से तुम्हारे परदादा के परदादा भी थे। जब वो यहाँ पर आए तो एक रात पानी की तलाश में वो अपने कबीले से निकल गए और रेगिस्तान में काफी अंदर जाने के बाद जब उन्हें एक कुआं दिखाई दिया तो वहाँ उस कुएं के अंदर उन्हें वो तेल मिला जिसकी वजह से आज पूरा मैड्रिगल चलता है। यहाँ पर उन्हें कुएं के अंदर एक और गिफ्ट मिला जो तेल से भी बड़ा गिफ्ट था। असल में कुएं में उनकी किसी से मुलाकात हुई जो किसी और समय या फिर किसी और दुनिया का था। उसने उनको उनका असली मकसद बताया और फिर ये मकसद और ये जिम्मेदारी पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे परिवार के अंदर आगे चलती चली गई और अब तुम्हारे पिता के बाद ये जिम्मेदारी तुम्हें मिलेगी। इतना बताने के बाद डेसी डेरेट आग को अपने हाथ पर उठाती है और फिर उस आग को पानी में बदलकर एक कटोरे में डालकर क्वान को पीने के लिए दे देती है। क्वान जैसे ही उस पानी को पीती है वैसे ही वो बेहोश होने लगती है और फिर बेहोश होने के बाद वो सपना देखने लगती है जिसके अंदर वो वापस से मास्टर चीफ के शिप में पहुंच जाती है जहाँ पर मास्टर चीफ क्वान को डेसी डेरेट के टेंट में वापस लेकर जाता है और यहाँ पर क्वान को रेथ भी मिलता है जो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहा था और उसे प्रिंसेस ही बुला रहा था। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद डेसी डेरेट क्वान को बोलती है कि देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा है। और अब इतना बोलने के बाद डेसी डेरेट क्वान और मास्टर चीफ को फाइट करने के लिए बोलती है। अब हम देखते हैं कि फाइट शुरू हो जाती है और कई बार कोशिश करने के बाद भी क्वान मास्टर चीफ को नहीं हरा पाती और हर फाइट के अंदर मास्टर चीफ क्वान को मार देता है। और अब इतनी सारी फाइट हारने के बाद जब क्वान गुस्से में रोते हुए मास्टर चीफ से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो तब मास्टर चीफ क्वान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे उसके साथ चलने के लिए बोलता है और फिर वो दोनों टेंट से बाहर निकलकर एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं और ये
वही कुआं होता है जहाँ पर क्वान की फैमिली को उनका असली मकसद मिला होता है। यहाँ पर पहुंचने के बाद मास्टर चीफ वहाँ से चला जाता है और फिर इसके बाद क्वान को कुएं के पास अपने एंसेस्टर्स दिखाई देते हैं जो किसी रोबोट से बात कर रहे थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये रोबोट बुक और गेम दोनों के अंदर दिखाया गया है और ये हालो रिंग का एआई असिस्टेंट होता है जो पूरी हालो रिंग को मेंटेन करता है। ऐसा रोबोट हर हालो रिंग के अंदर एक जरूर पाया जाता है और इनका काम ही होता है अपनी हालो रिंग को मेंटेन करके रखना। अब हम देखते हैं कि जब वो रोबोट कुएं के अंदर वापस चला जाता है तो तब क्वान के एंसेस्टर उसे बोलते हैं कि क्वान मास्टर चीफ बहुत जल्द वापस आएगा और तुम ही वो इंसान होगी जो उसे रास्ता दिखाएगी। इतना बोलने के बाद क्वान के एंसेस्टर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि क्वान के एंसेस्टर जैसे जैसे उसके नजदीक आ रहे थे वैसे वैसे क्वान को वो सभी एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे थे जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी इस कुएं की रखवाली करने की जिम्मेदारी मिली थी। और फिर जब क्वान के एंसेस्टर बिल्कुल क्वान के नजदीक आ जाते हैं तो आखिर में उसे अपने डैड दिखाई देते हैं जो क्वान को बोलते हैं कि क्वान मुझे तुम्हें इन सब के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था मगर मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब समय आ गया है उस जिम्मेदारी को पूरा करने का जो मैं नहीं कर पाया। तुम्हें इस कुएं का प्रोटेक्टर बनना है जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें मैड्रिगल को आजाद कराना होगा ताकि तुम इस कुएं को प्रोटेक्ट कर सको। इसके बाद क्वान के डैड क्वान को कुएं का सच बताते हुए कहते हैं कि ये कुआं एक पोर्टल है जो कहीं और जाकर खुलता है और इसे खोलने के लिए मैड्रिगल के तेल की जरूरत है। अब अपने डैड की बात सुनकर क्वान अपने डैड से पूछती है कि ये पोर्टल कहाँ जाकर खुलता है। क्वान के डैड जवाब में बोलते हैं कि जब तक मैड्रिगल को सेव नहीं कर दिया जाता तब तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता कि ये पोर्टल कहाँ जाकर खुलता है, तो इसलिए सबसे पहले तुम्हारा काम होगा मैड्रिगल को आजाद कराना। क्वान अपने डैड की बात सुनकर उन्हें जवाब में बोलती है कि डैड मैंने कोशिश करी थी, मैंने आपके लोगों को आपकी आर्मी को इकट्ठा करने की कोशिश करी थी मगर मैं नाकाम रही क्योंकि मैं आप जैसे लीडर नहीं हूँ। क्वान के डैड क्वान की बातों को सुनकर उसे बोलते हैं कि मेरी बच्ची तुम मुझसे भी अच्छी लीडर हो, तुम वो करोगी जो मैं नहीं कर पाया और अब समय आ गया है कि तुम मेरी जगह ले लो, तुम्हें अब मेरी जगह पर प्रोटेक्टर बनना होगा। अब इसके बाद क्वान के डैड आगे बोलते हैं कि तुम्हें वहीं से शुरू करना होगा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। अब अपने डैड से इतनी बात करने के बाद क्वान को होश आ जाता है और अब उसे पता चल गया था कि उसका असली मकसद क्या है। इसके बाद क्वान वापस उसी आउटपोस्ट पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसके डैड की मौत हुई थी। अब एक तरफ तो मैड्रिगल पर ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेबल पर हम देखते हैं कि सोरेन के खाली हाथ वापस आने की वजह से और क्वान पर जो इनाम था उसको लेने के बजाय उसे आजाद करने की वजह से सोरेन का पार्टनर स्क्वेरल पार्टी के अंदर सोरेन को बोलता है कि सोरेन तुमको लेकर लोग बातें बना रहे हैं, तुमने उस लड़की को आजाद कर दिया जबकि तुम्हारे लोगों को खाने और पैसे की जरूरत है और तुमने मेरे उस प्लान को भी सुनने से मना कर दिया जो बहुत ज्यादा बेहतर था और हमारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, मगर तुमने तो मेरे आइडिया को जानने की कोशिश भी नहीं करी। अब इतना बोलने के बाद वो सोरेन पर और भी गुस्सा होता है और फिर स्क्वेरल और उसकी गर्लफ्रेंड पार्टी से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोरेन अकेले में स्क्वेरल से उसके आइडिया के बारे में पूछता है तो सोरेन को पता चलता है कि एक यूएनएससी स्पेसशिप स्पेस के अंदर घूम रहा है और इस स्पेसशिप के अंदर काफी सारी यूएनएससी टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है जिससे कि सोरेन और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा अमीर हो सकते हैं। सोरेन को स्क्वेरल का आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो दोनों सोरेन के लोगों के साथ शिप को लूटने के लिए चले जाते हैं। अब यहीं पर सोरेन स्क्वेरल के पैर को भारी मशीन के नीचे दबाकर स्क्वेरल को वार्निंग देते हुए कहता है कि स्क्वेरल यहाँ पर मैं बॉस हूँ, समझे, तो मुझसे होशियारी करने की कोशिश मत करना और आगे से जमान लड़ाने की भी कोशिश मत करना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब सोरेन शिप को लूटकर वापस घर आता है और अपनी वाइफ को स्क्वेरल के साथ उसने क्या किया ये बताता है तो तभी सोरेन को उसकी वाइफ से ये भी पता चलता है कि क्वान अभी भी जिंदा है क्योंकि विंजर ने क्वान के ऊपर जो इनाम रखा था उसकी कीमत 3 गुना बढ़ा दी है। और अब जैसे ही सोरेन को ये पता चलता है कि क्वान जिंदा है वैसे ही वो क्वान को विंजर से बचाने के लिए और जॉन से किए हुए प्रॉमिस को पूरा करने के लिए मैड्रिगल की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वान आउटपोस्ट पर पहुंच जाती है जहां पर उसे अपने डैड के लिखे हुए कुछ लेटर्स मिलते हैं। ये लेटर क्वान के डैड ने अपने दादा को लिखे थे और इन लेटर्स में भी क्वान के डैड अपने दादा से कुएं के बारे में ही बात कर रहे थे। अब एक तरफ तो क्वान लेटर पढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ विंजर क्वान के डैड की जनरल से पूछताछ करते हुए क्वान के बारे में पूछ रहा था, लेकिन क्योंकि जनरल को सच में नहीं पता था कि क्वान कहाँ है तो वो विंजर को ये बोलती है कि वैसे तो मुझे नहीं पता कि क्वान कहाँ पर है, लेकिन अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बताती। अब इससे पहले कि विंजर जनरल की बात पर कुछ रिएक्ट कर पाता कि तभी उससे पहले ही उसके एक टैब पर आउटपोस्ट की लोकेशन पर किसी इंसान के होने का सिग्नल मिलने लगता है और सिग्नल देखने के बाद विंजर समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि क्वान है। और अब क्वान के मिलते ही विंजर पहले तो जनरल को मार देता है और फिर क्वान को मारने के लिए आउटपोस्ट की तरफ अपने लोगों के साथ निकल पड़ता है। अब एक तरफ तो विंजर आउटपोस्ट की तरफ बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ आउटपोस्ट पर क्वान को सोरेन मिल जाता है जो उसकी जान बचाने के लिए उसके पास आया था। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों आउटपोस्ट से भाग पाते उससे पहले ही विंजर और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ पहुंचने के बाद विंजर अपने लोगों की मदद से आउटपोस्ट को पूरी तरीके से घेर लेता है। अब हम देखते हैं कि अपने आप को घिरा देख क्वान प्लान बनाती है कि वो आउटपोस्ट में लगे हाइड्रोजन प्रोडक्शन मशीन को ऑन कर देगी और फिर जैसे ही वो दोनों आउटपोस्ट के बंकर में छुप जाएंगे वैसे ही वो लोग हाइड्रोजन प्रोडक्शन मशीन को ब्लास्ट कर देंगे जिससे कि पूरा का पूरा आउटपोस्ट ब्लास्ट हो जाएगा और इस ब्लास्ट के अंदर विंजर और उसकी आर्मी खत्म हो जाएगी। अब जब ये दोनों क्वान के प्लान पर काम करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर सोरेन को काफी सारे सिक्के एक बॉक्स के अंदर मिलते हैं जो किसी कबाड़ की तरह पड़े हुए थे, लेकिन इन सिक्कों की कीमत इतनी ज्यादा थी
कि इन सिक्कों की मदद से एक शिप भरकर ड्यूटेरियम आ जाएगा और एक नया शिप भी आ जाएगा और उसके बाद भी बहुत सारे सिक्के बच जाएंगे। और अब इतनी सारी दौलत को देखकर सोरेन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और क्वान सोरेन की शक्ल देखकर उसे बोलती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मैं बहुत अमीर हूँ, एक बार ये सब खत्म हो जाए फिर तुम इन सिक्कों को लेकर चले जाना, ये सिक्के हमारी डील से भी ज्यादा वैल्यू रखते हैं। अब इसके बाद ये दोनों प्लान के हिसाब से पहले तो विंजर के लोगों को मारते हुए बंकर की तरफ पहुंच जाते हैं और फिर क्वान हाइड्रोजन प्रोडक्शन मशीन को ब्लास्ट करके विंजर और उसके लोगों को मार देती है और अब इसी ब्लास्ट के साथ विंजर की रूलरशिप खत्म हो जाती है। अब इसके बाद सोरेन सिक्कों को लेकर अपने घर चला जाता है और क्वान भी अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ चलती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो सीजन 1 एपिसोड 8 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि माके मास्टर चीफ के काफी करीब आती जा रही है और उसे वो पल बार बार याद आ रहा है जब मास्टर चीफ ने उसे हेलो रिंग के अंदर छुआ था। अब वो ये सब महसूस कर ही रही थी कि तभी मास्टर चीफ माके को अपने साथ रीच सिटी घुमाने ले जाता है, जहाँ माके को नीला आसमान और हरी घास देखकर अपने चाइल्ड लव की याद आ जाती है, क्योंकि उसके चाइल्ड लव ने उसे बचपन में बताया था कि ऐसी भी दुनियाएं होती हैं जहाँ पर साफ आसमान और हरी घासें हुआ करती हैं। अब माके और मास्टर चीफ बात करते करते थोड़ी दूर तक आगे चले जाते हैं, जहाँ मास्टर चीफ अकेले में माके से पूछता है कि एलियंस को हेलो रिंग क्यों चाहिए, वो उसको हासिल करके क्या करेंगे। माके मास्टर चीफ को जवाब में बताती है कि कॉवेनेंट ग्रुप में एक भविष्यवाणी है कि जब भी सितारे शीशे की तरह चमकेंगे तब एक दिव्य हवा उन काबिल लोगों को पवित्र रिंग को हासिल करने के सफर पर जाने के लिए मोटिवेट करेगी और फिर वो काबिल लोग उस हालो रिंग को हासिल करके देवता बन जाएंगे और जो कोई भी उस रिंग को हासिल करने के लायक नहीं होगा यानी कि इंसान, उन्हें होली वॉर के अंदर मार दिया जाएगा। अब एक तरफ तो ये दोनों अपने में खोए हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एडमिरल पेरेंगोस्की मास्टर चीफ की आशिकी को देखकर फिक्र में थी, क्योंकि मास्टर चीफ में आ रहे बदलावों की वजह से आने वाले टाइम में मास्टर चीफ को ये भी पता चल सकता था कि मास्टर चीफ जैसे बच्चों को किडनैप करके उन्हें स्पार्टन बनाने के काम में डॉक्टर कैथरीन के साथ साथ एडमिरल पेरेंगोस्की और जेकब भी शामिल थे। और क्योंकि डॉक्टर कैथरीन अभी भी रीच पर थी तो एडमिरल पेरेंगोस्की और जेकब की पोल खुलने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब जहां एक तरफ एडमिरल पेरेंगोस्की और जेकब इन सब चीजों से फिक्रमंद थे, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कैथरीन इस बात से खुश थी कि मास्टर चीफ फाइनली हेलो रिंग तक पहुंच गया और अब उसे ये भी पता चल गया है कि वो कितनी बड़ी चीज का हिस्सा है। अब जब मास्टर चीफ और माके आपस में बात कर रहे होते हैं तभी मास्टर चीफ के पास दो गार्ड आते हैं जो उसे बताते हैं कि एक इमरजेंसी आ गई है, आपको एडमिरल पेरेंगोस्की ने बुलाया है। अब जैसे ही मास्टर चीफ एडमिरल पेरेंगोस्की के कंट्रोल सेंटर में पहुंचता है तो वो देखता है कि पूरे कंट्रोल सेंटर में अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि एलियंस ने यूएनएससी कंट्रोल्ड एक प्लेनेट पर हमला करके वहां पर सब कुछ बर्बाद कर दिया है और वहां के 1 करोड़ 10 लाख लोगों को जान से मार दिया है। मास्टर चीफ इतने सारे लोगों की मौत को देखकर कहता है कि हमें उन एलियंस को ढूंढना होगा इससे पहले कि वो हमें ढूंढ ले, और इस काम में हमारी मदद माके कर सकती है, क्योंकि माके को एलियंस की लैंग्वेज आती है और वो एलियंस को ढूंढ भी सकती है और साथ ही हमें कीस्टोन के दूसरे हिस्से को भी दिलवा सकती है। अब मास्टर चीफ की बात सुनकर पहले तो एडमिरल पेरेंगोस्की माके की मदद लेने से मना कर देती हैं, क्योंकि उन्हें माके पर अभी भी शक होता है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एलियंस को रीच प्लेनेट की लोकेशन का पता चले। मगर फिर मास्टर चीफ के भरोसा दिलाने पर एडमिरल पेरेंगोस्की मान जाती हैं और माके को कीस्टोन को छूने की परमिशन दे देती हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी ऑर्डर देती हैं कि माके कीस्टोन को मिरांडा की सुपरविजन में टच करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ माके के पास एक लव स्टोरी वाली बुक लेकर जाता है और उसे बुक देते हुए बताता है कि उसको कीस्टोन को छूने की परमिशन मिल चुकी है। माके मास्टर चीफ की बात सुनकर उससे पूछती है कि क्या सब लोग अब मुझ पर भरोसा करते हैं। मास्टर चीफ जवाब में बोलता है कि सब लोगों को मुझ पर भरोसा है और मुझे तुम पर भरोसा है। मास्टर चीफ की इतनी प्यारी बात सुनकर माके मास्टर चीफ के क्लोज आ जाती है और फिर काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने के बाद माके एलियंस से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ते हुए अपनी फिंगर में लगे उस डिवाइस को निकाल देती है, जिसकी मदद से वो एक लेजर ब्लेड को अपनी फिंगर से बाहर निकालती थी। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अब उसे अपना फ्यूचर मास्टर चीफ के साथ दिखाई दे रहा था और अब वो उसके साथ ही रहना चाहती थी और साथ ही इंसानों की मदद भी करना चाहती थी, जिससे इंसान एलियंस को हरा सके। अब क्योंकि कोटाना मास्टर चीफ के साथ जुड़ी हुई थी तो इसलिए डॉक्टर कैथरीन को मास्टर चीफ के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेकब डॉक्टर कैथरीन से मिलने आता है और वो डॉक्टर कैथरीन से बोलता है कि कैथरीन तुम हम पर बोझ बन चुकी हो, इसलिए तुम्हें आज ही रीच छोड़कर जाना होगा। तुम्हारा बाकी का सामान मैं पीछे से भिजवा दूंगा, लेकिन तुम्हें 12 बजे से पहले यहाँ से निकलना होगा। जेकब डॉक्टर कैथरीन को 12 बजे से पहले रीच छोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि माके के कीस्टोन छूने के टाइम पर डॉक्टर कैथरीन प्लेनेट रीच पर ही हो, क्योंकि डॉक्टर कैथरीन के प्लेनेट रीच पर रहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि अगर माके के कीस्टोन छूने पर कुछ भी गड़बड़ होती तो उस सिचुएशन में एडमिरल पेरेंगोस्की और जेकब के हाथ से सारी परिस्थितियां निकलकर सीधा कंट्रोल डॉक्टर कैथरीन के हाथ में चला जाता। और अब प्रॉब्लम यह था कि एडमिरल पेरेंगोस्की डॉक्टर कैथरीन को प्लेनेट रीच पर एक पल भी नहीं देखना चाहती थी और अब एडमिरल पेरेंगोस्की और जेकब डॉक्टर कैथरीन के किसी अनजान ताकतवर शक्ति के होने वाली बात को लेकर और रिस्क नहीं ले सकते थे। अब यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन जेकब को बोलती है कि जेकब तुम मुझे ऐसे हालातों में अलग नहीं कर सकते जब हम उस शक्ति के इतने ज्यादा करीब हैं और साथ ही हम इतनी बड़ी मुसीबत से भी घिरे हुए हैं। डॉक्टर कैथरीन की बात सुनकर जेकब भड़कते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे इस फ्यूचर और ताकतवर शक्ति के जुनून के चक्कर में तुमने अपने सारे रिश्ते बिगाड़ लिए। पहले तुमने मुझे खोया, फिर मास्टर
चीफ को, और यहाँ तक कि तुमने अपनी इकलौती औलाद को भी खुद से दूर कर दिया। और क्या खोना चाहती हो? डॉक्टर कैथरीन जेकब को जवाब में बोलती हैं कि मैं सब कुछ खो दूंगी, मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगी, यहाँ तक कि अपनी जान तक दे दूंगी, सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन और उस फ्यूचर के लिए। और अब जेकब डॉक्टर कैथरीन की बातों को सुनकर उसे ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लोगों से बात करके तुम्हारे शिप को वापस तुम्हें दिलवा दिया है, तो तुम 12 बजे से पहले यहाँ से चली जाना। अब जेकब के जाने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन ने जो बायो एक्सेस मिरिंडा से रीड किया था वो उसने एक कॉन्टेक्ट लेंस के अंदर फीड कर लिया है, और अब डॉक्टर कैथरीन मिरिंडा के एक्सेस की कॉपी का यूज करके फ्लीटकॉम के लेवल 1 की सभी चीजों को एक्सेस कर सकती थी। अब एक्सेस की मिलते ही डॉक्टर कैथरीन होलोग्राम की मदद से माके से बात करते हुए उससे बोलती हैं कि माके, मैंने मास्टर चीफ को 6 साल की उम्र से पाला है। मास्टर चीफ और तुम्हें इंसानों से खतरा है। अगर इंसानों को हाथों हालोरिंग लग गई तो वो अपने लालच के चक्कर में पूरी लिविंग थिंग को मिटा देंगे। इसलिए तुम्हें मास्टर चीफ और कीस्टोन को लेकर मेरे पास आना होगा ताकि हम इंसानों से काफी दूर जा सके, जिससे तुम और मास्टर चीफ सेफ रह सको। असल में डॉक्टर कैथरीन ये बात जानती थी कि अगर यूएनएससी ने डॉक्टर कैथरीन के बिना ही कीस्टोन के दोनों हिस्सों को हासिल करके उसे यूज करने की कोशिश करी तो वो हालोरिंग की मदद से सब कुछ खत्म कर देंगे। अब माके से बात करने के बाद डॉक्टर कैथरीन स्पार्टन्स को सीक्रेट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि स्पार्टन, जो कीस्टोन हम मेड्रिगल से लेकर आए थे उसकी वजह से फ्लीटकॉम की सीनियर लीडरशिप में प्रॉब्लम आ गई है और अब हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते और अब से सिर्फ आप मेरे ऑर्डर्स मानेंगे। मैंने जेड प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है और अब से हम इसी सीक्रेट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे और यहीं पर मैं आपको सारे ऑर्डर्स दूंगी। तुम्हारा मिशन होगा मास्टर चीफ, कीस्टोन और माके को सबसे सेफ रखकर मेरे पास लेकर आना और फिर हम लोग रीच को छोड़कर चले जाएंगे। डॉक्टर कैथरीन के ऑर्डर्स को सुनने के बाद काय बोलती है कि हम मास्टर चीफ से नहीं लड़ सकते, वो हम में से ही एक है। काय के बगावत करते ही डॉक्टर कैथरीन रिज और वेनिस को प्राइवेट चैनल पर ऑर्डर देते हुए बोलती है कि रिज बगावत कर चुकी है, उसे बेहोश कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो मास्टर चीफ और माके कीस्टोन की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में माके मास्टर चीफ से पूछती है कि हालोरिंग की मदद से एलियंस को मारने के बाद इंसान हालोरिंग का क्या करेंगे। मास्टर चीफ माके की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए बोलता है कि एलियंस को मारने के बाद हम क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। और अब मास्टर चीफ का जवाब सुनकर माके को यकीन हो जाता है कि एलियंस को मारने के बाद इंसान हालोरिंग का इस्तेमाल एक दूसरे पर ही करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन और बाकी की लिविंग थिंग्स को भी मार देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इससे पहले कि स्पार्टन मास्टर चीफ को पकड़ पाते उससे पहले ही कोटाना डॉक्टर कैथरीन को धोखा देते हुए फ्लीटकॉम के सभी कैमरेज को लॉक कर देती है और फिर मास्टर चीफ को सच्चाई बताते हुए बोलती है कि डॉक्टर कैथरीन ने आपको पकड़ने के लिए स्पार्टन्स को भेजा है जो आपके सामने वाले दरवाजे के उस पार हैं। कोटाना की बात सुनने के बाद मास्टर चीफ माके को मदद लाने के लिए भेज देता है और खुद रिजर्व वैनिक से भिड़ जाता है और उनसे लड़ने लगता है। अब एक तरफ तो रिजर्व वैनिक मास्टर चीफ पर हावी हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ काय को होश आ गया था और अब काय के होश में आते ही वो सबसे पहले यूएनएससी के सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि डॉक्टर कैथरीन के शिप को घेर लो और अगर वो यूएनएससी छोड़ने की कोशिश करे तो उसके शिप को ब्लास्ट कर देना। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो रिजर्व वैनिक थे, वहीं दूसरी तरफ काय और मास्टर चीफ थे और ये चारों आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब माके एडमिरल पेरेंगोस्की से मास्टर चीफ को बचाने के लिए मदद मांगने के लिए जाती है तो वहां पर मिरिंडा भी आ जाती है जो एडमिरल पेरेंगोस्की को बता देती है कि माके ही वो इंसान है जिसने यूएनएससी के एक पेट्रोलिंग शिप पर कब्जा करके वहां के सभी क्रूज को मार दिया था और माके एलियंस की एजेंट है। अब जैसे ही एडमिरल पेरेंगोस्की को माके की सच्चाई पता चलती है वैसे ही वहां पर खड़ा एक यूएनएससी का गार्ड माके को नीचे गिरा देता है और फिर उसके बाद उसकी पीठ को रॉड से वैसे ही जलाने लगता है जैसे माके के बचपन में एक सोल्जर ने माके की पीठ को जलाया था। और अब अपनी पीठ को जलता देख और अपने पुराने जख्मों के हरे हो जाने की वजह से माके को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो खड़ी हो जाती है और कीस्टोन को छू लेती है। और अब जैसे ही माके कीस्टोन को छूती है वैसे ही कीस्टोन में से एक बहुत तेज ब्लू कलर की वेव निकलती है जिसकी वजह से सभी लोग बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं और जिस गार्ड ने माके को पकड़ा हुआ था वो तो बुरी तरीके से बर्न हो जाता है। और अब माके के कीस्टोन को छूते ही माके और मास्टर चीफ फिर से हालोरिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर माके मास्टर चीफ से बोलती है कि गुड बाय जॉन। और अब माके के इतना बोलते ही मास्टर चीफ हालोरिंग में और फ्लीटकॉम दोनों में एक साथ बेहोश हो जाता है और मास्टर चीफ के बेहोश होने के साथ ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। हालो सीजन 1 एपिसोड 9 एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि मास्टर चीफ को होश आ गया है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा फ्लीटकॉम बर्बाद हो चुका है और माके कीस्टोन को लेके भाग चुकी है। अब जब मास्टर चीफ माके को रोकने के लिए जा रहा होता है तभी रिज और वैनिक काय और मास्टर चीफ को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है जो सभी स्पार्टन्स को सच्चाई बताते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें किसी को मारना चाहिए तो मुझे मारना चाहिए, क्योंकि मैंने डॉक्टर कैथरीन के साथ मिलकर तुम जैसे बच्चों को किडनैप करवाकर और तुम्हारे क्लोन्स को तुम्हारी जगह पर रिप्लेस करवाकर तुम्हें स्पार्टन बनाने के लिए बचपन से तैयार करने की कोशिश करी और मेरी वजह से ही तुम अपने परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। तो अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। अब जेकब की बात सुनने के बाद फिर से सभी स्पार्टन एक साथ हो जाते हैं। वहीं मिरिंडा अपने डैड की सच्चाई जानने के बाद उनसे नाराज हो जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ तो मास्टर चीफ, रिज और वैनिक माके को पकड़ने के लिए जाते हैं, वहीं काय डॉक्टर कैथरीन को अरेस्ट करने के लिए जाती है
है। लेकिन जब तक रिज, वैनिक और मास्टर चीफ उस एलियन शिप तक पहुंचते जो उन्हें मिला था, तब तक माके उस एलियन शिप को लेकर फ्लीटकॉम से भाग चुकी थी और अब उनके हाथ से कीस्टोन का पहला हिस्सा भी निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ काय डॉक्टर कैथरीन के उड़ते हुए शिप के ऊपर भागते हुए कूद जाती है और फिर उसके बाद शिप की छत को तोड़कर उसके अंदर घुस जाती है। और शिप के अंदर घुसने के बाद वो गुस्से में डॉक्टर कैथरीन से सवाल करते हुए पूछती है कि मेरा असली नाम बताओ क्या है, मेरी पहचान क्या है और मैं हूँ कौन। डॉक्टर कैथरीन जवाब में काय को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन काय शांत होने की बजाय और भड़कने लगती है। और अब इससे पहले कि डॉक्टर कैथरीन काय को शांत कर पाती, उससे पहले ही अडून काय के सर पर एक रॉड देके मारता है, जिस वजह से काय को गुस्सा आ जाता है और वो अडून को ऊपर उठाकर जमीन पर दे मारती है, जिस वजह से अडून की मौत हो जाती है। और जब काय अडून को मार रही होती है, तभी डॉक्टर कैथरीन मौका देखकर इमरजेंसी एस्केप पॉड के अंदर बैठकर अपने शिप से भाग जाती है। और अब एक तरफ तो मास्टर चीफ के हाथ से माके निकल चुकी थी, वहीं काय के हाथ से डॉक्टर कैथरीन भी निकल चुकी थी। डॉक्टर कैथरीन के शिप को छोड़ते ही उनका शिप फ्लीटकॉम के एयरबेस के अंदर क्रैश हो जाता है, लेकिन क्योंकि काय ने स्पार्टन सूट पहना हुआ था तो इसलिए क्रैश में उसे कुछ नहीं होता और वो सही सलामत जिंदा लौट आती है। इसके बाद हम फ्लीटकॉम के कंट्रोल सेंटर के अंदर देखते हैं कि जेकब डॉक्टर कैथरीन के इमरजेंसी एस्केप पॉड को गिराने के लिए ईएमपी गन को तैयार करवाता है और फिर डॉक्टर कैथरीन के पॉड के ऊपर फायर करवा देता है। ये वही गन होती है जिस गन से फर्स्ट एपिसोड के अंदर मास्टर चीफ के शिप को बेकार करके, उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को फेल करके उसके शिप को जमीन पर गिराया गया था। और अब इसी ईएमपी गन की मदद से जेकब ने डॉक्टर कैथरीन के पॉड को जमीन पर गिरा दिया था और साथ ही अपनी आर्मी को भी भेज दिया था डॉक्टर कैथरीन को अरेस्ट करने के लिए। अब पॉड के गिरने के बाद डॉक्टर कैथरीन अपने आप को बचाने के लिए काफी दूर तक भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर थोड़ी दूर तक भागने पर ही डॉक्टर कैथरीन को यूएनएससी सोल्जर्स अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसे अरेस्ट करके फ्लीटकॉम लेकर आ जाते हैं, जहां पर उसके ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। और ये चार्जेस इतने ज्यादा थे कि या तो डॉक्टर कैथरीन को देश निकाला दे दिया जाता, यानी कि उसे यूएनएससी कंट्रोल प्लैनेट्स के अंदर घुसने की इजाजत नहीं होती, लेकिन ऐसा करने से यूएनएससी को ही फ्यूचर में खतरा हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर कैथरीन इसके बाद यूएनएससी के दुश्मनों से जाकर मिल सकती थी। तो इस वजह से यूएनएससी डॉक्टर कैथरीन को सजा के तौर पर आर्टिकल 72 के तहत मौत की सजा सुनाती है और फैसला करती है कि डॉक्टर कैथरीन को उसके सभी गुनाहों के बदले अपनी जान देनी पड़ेगी। अब डॉक्टर कैथरीन के अरेस्ट होने के बाद मिरांडा आखिरी बार अपनी मॉम से मिलने आती है और यहाँ पर मिरांडा अपनी मॉम को उसकी मौत की सजा के बारे में भी बता देती है। अब यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि डॉक्टर कैथरीन की नाक से लगातार ब्लड निकल रहा था और वो बार बार अपनी नाक से अपने ब्लड को पोंछ रही थी। असल में यूएनएससी सोल्जर्स ने जिसको अरेस्ट करा था वो डॉक्टर कैथरीन थी ही नहीं, वो डॉक्टर कैथरीन का क्लोन था। और क्योंकि क्लोन्स थोड़े टाइम में ही मर जाते हैं और उनकी पहचान यही होती है कि उनको सरदर्द होने लगता है और उनकी नाक से लगातार खून निकलने लगता है, और यही चीज डॉक्टर कैथरीन के क्लोन के साथ भी हो रही थी, जिसको इस टाइम तो कोई नोटिस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मिरांडा अपनी माँ से मिलकर जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर कैथरीन का क्लोन मरने लगता है और फिर उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और जब मिरांडा ये सारी चीजें देखती है तो वो पहचान जाती है कि ये उसकी माँ नहीं बल्कि उसका क्लोन है, जिस वजह से वो अपनी माँ के क्लोन को पकड़ते हुए उस पर चिल्लाते हुए पूछती है कि मेरी माँ कहाँ पर है, मुझे बताओ। लेकिन क्लोन कुछ नहीं बोलती और फिर फाइनली थोड़ी देर के अंदर ही उसकी मौत हो जाती है। और अब जैसे ही एडमिरल पेरेंगोस्की को भी ये बात पता चलती है कि जिसको वो लोग पकड़ के लेकर आए वो डॉक्टर कैथरीन नहीं बल्कि उसका क्लोन है, तो यूएनएससी डॉक्टर कैथरीन को वांटेड घोषित कर देती है और उसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर देती है। अब एक तरफ तो डॉक्टर कैथरीन गायब थी, वहीं दूसरी तरफ माके भी कॉवेनेंट लीडर्स के प्लेनेट रास्कोट्स्का पर पहुंच गई थी और वहां पहुंचने के बाद उसने कीस्टोन के पहले हिस्से को भी प्रॉफिट्स को दे दिया था। और अब कीस्टोन के दोनों हिस्सों के मिलने के बाद प्रॉफिट्स ने उन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया था और साथ ही प्रॉफिट्स ने तैयारी कर ली थी हालो रिंग तक जाने की, लेकिन उससे पहले उन्हें होली वॉर करनी थी जिसके अंदर वो सभी ह्यूमंस के साथ साथ माके को भी मारने वाले थे। और ये बात माके को भी पता थी कि एंड टाइम पे प्रॉफिट उसे धोखा जरूर देंगे, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ मिरांडा की लैब के अंदर जाता है, जहाँ पर वो माके की बताई गई भविष्यवाणी को रिपीट करता है और बोलता है कि माके ने मुझे कॉवेनेंट की भविष्यवाणी के बारे में बताया था और कहा था कि जब सभी सितारे शीशे की तरह चमकने लगेंगे तब एक पवित्र हवा उन काबिल लोगों को हालो रिंग तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगी और फिर वो उन्हें देवता बना देगी। और क्योंकि एलियन शायरी नहीं करते तो इसलिए स्टार्स के शीशे की तरह चमकने के पीछे जरूर कोई ना कोई क्लू मौजूद है। और अब इसी पॉइंट को पकड़कर मास्टर चीफ पूरे एस्प्रो सिस्टम को छानने लगता है और तब उसे पता चलता है कि एस्प्रो सिस्टम के अंदर एक प्लेनेट है जो पूरी तरीके से छुपा हुआ है और वही है रास्कोट का प्लेनेट जहाँ पर माके गई है और वहीं पर प्रॉफिट्स भी हैं। और अब मास्टर चीफ को रास्कोट का प्लेनेट की लोकेशन मिलने के बाद मास्टर चीफ अपनी सिल्वर टीम के साथ मिलकर कीस्टोन के दोनों हिस्सों को लेने के लिए निकल पड़ता है। अब जब मास्टर चीफ और सिल्वर टीम रास्कोटका की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी रास्ते में कोटाना मास्टर चीफ को बताती है कि डॉक्टर कैथरीन ने मुझे ऑफर दिया था कि जैसे ही सिल्वर टीम मास्टर चीफ को बेहोश करके डॉक्टर कैथरीन के पास ले आएगी तो तब उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर सकती हूँ और उसे पूरी तरीके से अपना बना सकती हूँ। मास्टर चीफ कोटाना की बात सुनकर उससे पूछता है कि अगर तुम मेरी बॉडी को हासिल करके उसे कंट्रोल कर सकती हो तो तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। कोटाना मास्टर चीफ के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि मुझे शुरू से ही आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन अगर मैं पहले आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लेती तो आर्टिफैक्ट एक्टिवेट नहीं होता। मास्टर चीफ कोटाना की बात
सुनकर उससे बोलता है कि और क्योंकि अब डॉक्टर कैथरीन के पास माके आ गई थी तो इसलिए मैं किसी काम का नहीं रहा था। कोटाना मास्टर चीफ की बात सुनकर हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद मास्टर चीफ कोटाना से पूछता है कि तो जब तुम्हें मेरी बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए ही डिजाइन किया गया था और डॉक्टर कैथरीन तुम्हें ऑफर भी दे रही थी मेरी बॉडी पर कंट्रोल करने का, तो तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। कोटाना मास्टर चीफ के सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि मैंने माना कि मुझे आपकी बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए ही डिजाइन किया गया था, लेकिन मुझे सीखने के लिए भी डिजाइन किया गया था और मैंने आपसे सीखा कि जिस चीज को डॉक्टर कैथरीन इंसानों के अंदर से खत्म करना चाहती है वही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, और वो ताकत है इमोशन, अपने लोगों के लिए लड़ने का इमोशन, और यही इंसानों को सबसे अलग और सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है, और इसी वजह से मैंने आपकी बॉडी पर कब्जा नहीं किया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मास्टर चीफ का स्पेसशिप एस्पेरो सिस्टम के अंदर एंटर करता है वैसे ही वहां की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो शिप अजीब ही तरीके से मेल्ट होने लगता है और अजीब तरीके से जेली की तरह बेंड होने लगता है, मानो कि वो शिप मेटल का नहीं बल्कि रबर का हो और उसे किसी भी तरीके से किसी भी साइज में मोड़ा जा सकता हो। और अब अजीब ही तरीके से मुड़ते हुए और सारे झटके झेलते हुए और काफी कोशिशों के बाद फाइनली मास्टर चीफ, सिल्वर टीम और उनका शिप सही सलामत रास्कोट का प्लेनेट पर पहुंच जाता है। और अब रास्कोट का प्लेनेट पहुंचने के बाद मास्टर चीफ और सिल्वर टीम रास्कोट का प्लेनेट की उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रॉफिट और उनके सोल्जर्स थे। और अब यहाँ पहुंचने के बाद मास्टर चीफ और सिल्वर टीम एक एक करके सभी एलियंस को मारते हुए कीस्टोन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहीं प्रॉफिट्स भी अपने ऊपर हमला होता देख रास्कोटका के पहाड़ों में छुपी अपनी सारी आर्मी को अपने महल की तरफ बुला लेते हैं। और अब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एलियंस पे हमला करने से पहले कोटाना ने जब एलियंस की सिक्योरिटी को स्कैन करा था तो तब उसके स्कैन में सिर्फ गिने चुने एलियंस ही दिखाई दिए थे, और ये वो एलियंस थे जो प्रॉफिट्स के आसपास थे। लेकिन कोटाना पहाड़ों में छुपी एलियंस की लाखों की फौज को स्कैन नहीं कर पाई थी। और अब इसी वजह से इतने सारे एलियंस के हमला होने की वजह से मास्टर चीफ और सिल्वर टीम बुरी तरीके से फंस चुकी थी। और अब मास्टर चीफ और सिल्वर टीम को इतने सारे एलियंस से लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो सिर्फ 4 थे और उनके अपोजिट में हजारों की सेना थी, और इन हजारों की सेना के साथ था एलियंस की आर्मी का लीडर भी, जिससे पहले भी मास्टर चीफ लड़ नहीं पाया था और अभी भी मास्टर चीफ को उससे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और अब मास्टर चीफ और सिल्वर टीम को हारता देख माके को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यार मर जाए और वो फिर से अकेली हो जाए। और अब वो मास्टर चीफ को बचाने के लिए फिर से कीस्टोन की तरफ जाती है और कीस्टोन को छू लेती है। और जैसे ही माँ के कीस्टोन को छूती है वैसे ही मास्टर चीफ और माँ के फिर से हालो रिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। और अब एक तरफ तो माँ के और मास्टर चीफ हालो रिंग के अंदर पहुंच गए थे, वहीं दूसरी तरफ माँ के कीस्टोन के छूने की वजह से प्रॉफिट्स को हालो रिंग तक पहुंचने का मैप दिखाई दे गया था। और अब जैसे ही हालो रिंग तक पहुंचने का मैप आसमान में दिखाई देने लगता है वैसे ही सारी की सारी एलियन आर्मी उस मैप के आगे झुक जाती है, और प्रॉफिट्स भी इस मैप को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन साथ ही एलियंस फिक्रमंद भी थे, क्योंकि उस मैप को रीड करने के बाद प्रॉफिट्स को पता चलता है कि ये मैप अभी भी अधूरा है और इस मैप के अंदर हालो रिंग तक पहुंचने का पूरा रास्ता नहीं है। अब इसके बाद हम हालो रिंग के अंदर देखते हैं कि माँ के मास्टर चीफ को उसके साथ ही हालो रिंग के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहने का ऑफर देती है और बोलती है कि मास्टर चीफ तुम मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रुक जाओ और हम दोनों यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं, क्योंकि यही हमारा घर है। लेकिन मास्टर चीफ माके को बोलता है कि माके यहाँ पर रुकने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो हमेशा हमेशा के लिए असली दुनिया के अंदर। लेकिन अब माके ना तो वापस प्रॉफिट के पास जाना चाहती थी और ना ही वो इंसानी दुनिया के अंदर जाना चाहती थी। उसने अब हालो रिंग को अपना घर मान लिया था और अब वो वहीं रहना चाहती थी। और अब क्योंकि मास्टर चीफ हालो रिंग में था तो इसलिए वो रियल वर्ल्ड के अंदर फ्रीज हो चुका था, जिसकी वजह से सिल्वर टीम एलियन से लड़ नहीं पा रही थी। और अब एक एक करके सिल्वर टीम के सभी सोल्जर्स बुरी तरीके से घायल हो रहे थे। और अब पूरी सिल्वर टीम को घायल होता देख काय मास्टर चीफ को वापस रियल वर्ल्ड में लाने के लिए माके को गोली मार देती है, और जैसे ही माके को गोली लगती है वैसे ही उसका हाथ कीस्टोन से अलग हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और अब माके के हाथ से कीस्टोन अलग होते ही मास्टर चीफ रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, और जैसे ही वो रियल वर्ल्ड के अंदर आता है तो वो देखता है कि पूरी की पूरी सिल्वर टीम हार चुकी है और उसके आसपास इतने सारे एलियंस हैं कि मास्टर चीफ उन एलियंस से नहीं लड़ सकता। जिस वजह से वो कोटाना को बोलता है कि कोटाना मैं अपना बलिदान देने जा रहा हूँ और मेरे मरने के बाद तुम मेरी बॉडी पर कब्जा करके इन एलियंस से लड़कर इन्हें हरा देना। और क्योंकि कोटाना एक एआई थी और उसके पास पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन की फाइटिंग स्किल थी, तो इस वजह से उसके लिए इतने सारे एलियंस को हराना कोई खास बड़ी बात नहीं थी। अब हालांकि कोटाना मास्टर चीफ को रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से सिल्वर टीम को लेकर निकल सकते हैं। लेकिन मास्टर चीफ चाहता था कि सिल्वर टीम के साथ साथ वो लोग यहाँ से कीस्टोन के दोनों हिस्सों को भी लेकर जाएं, जिस वजह से मास्टर चीफ एलियंस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी जान दे देता है। और अब मास्टर चीफ के मरने के बाद कोटाना मास्टर चीफ के पास आती है और फिर उसके बाद उसके अंदर समाते हुए एक डायलॉग बोलती है। वो बोलती है कि चेस का गेम खत्म होने के बाद राजा और सिपाही को एक ही डब्बे के अंदर रखते हैं। ये डायलॉग कोटाना ने तब भी मारा था जब उसका जन्म हुआ था और वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर कैथरीन के सामने अपेयर हुई थी। इस डायलॉग का सीधा सीधा मतलब यही था कि एंड दी एंड कोटाना और मास्टर चीफ को आपस में जुड़ना ही था, और अब फाइनली वो आपस में जुड़ चुके थे। अब कोटाना और मास्टर चीफ के आपस में जुड़ जाने के बाद कोटाना अपने सारे एआई का इस्तेमाल करते हुए सभी एलियंस को हराकर अपनी शिप को लैंड करवाती है और फिर उसके बाद कीस्टोन और सिल्वर टीम को लेकर रास्कोट का प्लेनेट से
निकल जाती है। और अब रास्कोट का प्लेनेट से निकलने के बाद सबसे पहले कोटाना घायल रिस के जख्म को जलाकर उसकी जान बचाती है और फिर उसके बाद शिप को उड़ाने के लिए बैठ जाती है। और अब एक तरफ तो कोटाना और सिल्वर टीम प्लेनेट रीच की तरफ बढ़ चुके थे, वहीं प्लेनेट रीच की हेरिटेज साइट पर हम डॉक्टर कैथरीन को देखते हैं जो अपनी रेगुलर डायरी के अंदर लिख रही थी कि हम इंसान एक सफर पर हैं, हम पैदा होते हैं, जीते हैं और फिर मर जाते हैं। हमारा एवोल्यूशन इतना ज्यादा अंधा है कि हम आने वाले खतरों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना होगा और हमें इंसानी सभ्यता को पूरी तरीके से बदलना होगा। हमें अपने एवोल्यूशन के पुराने तरीकों को पीछे छोड़कर नए तरीके से खुद को डेवलप करना होगा और खुद को एक ग्रेट सिविलाइजेशन बनाना होगा। और मुझे लगता है कि हालो उसमें हमारी सबसे ज्यादा मदद करेगा। मैं जानती हूँ कि अब तक काफी नुकसान हो चुका है और यकीन मानो कि आने वाले टाइम में और भी नुकसान होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मानव सभ्यता अपने पंख फैलाएगी और वो एक नया इतिहास लिखेगी। अब अपनी डायरी में ये सब लिखने के बाद डॉक्टर कैथरीन प्लेनेट रीच की सिटी की तरफ देखने लगती है और जब वो रीच सिटी की तरफ देख रही होती है तब एक आदमी उसके पास आता है जो ड्रेसअप और आवाज से तो डॉक्टर कैथरीन का असिस्टेंट अडून ही लग रहा था, लेकिन शक्ल उसकी बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ पर या तो जो अब तक हमें दिखाया जा रहा था वो अडून का क्लोन था या फिर असली अडून मर चुका है और अडून की सारी मेमोरी डॉक्टर कैथरीन ने एक अलग बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी है, क्योंकि अडून और इस लड़के दोनों की आवाज और ड्रेसअप बिल्कुल सिमिलर है लेकिन इनकी शक्लें बिल्कुल अलग हैं। अब ये लड़का डॉक्टर कैथरीन के पास आकर उससे बोलता है कि डॉक्टर कैथरीन, मैंने आपके लिए रीच प्लेनेट से निकलने का इंतजाम कर दिया है, थोड़ी ही देर के अंदर एक शिप रीच प्लेनेट से बाहर निकलने वाला है जिस वजह से हमें अभी निकलना होगा। और अब डॉक्टर कैथरीन रीच प्लेनेट से निकलने के लिए उस लड़के के साथ निकल पड़ती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीजन खत्म हो जाता है। तो क्या होगा डॉक्टर कैथरीन का अगला कदम और कैसे करेगी वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की मदद, और क्या माके और मास्टर चीफ सच में मर चुके हैं और कहाँ है क्वान, और ह्यूमंस के पहले हमले के बाद बदला लेने के लिए क्या करेगा कवेनेंट ग्रुप, और क्या होगा यूएनएससी का अगला कदम। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इंतजार करिए हालो के सीजन 2 के रिलीज होने का। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हालो सीजन कैसा लगा। और भी इसी तरीके के बेहतरीन वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरीके की एक और बेहतरीन वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।